थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, हाँ हाँ। है ना? ठीक है सर। सर म्यूट कर लीजिएगा, आज कुछ क्वेश्चन आंसर तो होगा नहीं, सिर्फ हम पूरा पॉलो अल्टो का राइट। रिव्यू करेंगे, तो अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा, है ना? करता हूँ सर। और अपने नोट्स खोल के रखिएगा सर। देखिए सर, हमने रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ सर। हमने देखा था सबसे पहले जब पॉलो अल्टो चालू हुआ था सर, तो पॉलो अल्टो में हमने देखा था सर, सबसे पहले फायरवॉल के फंडामेंटल पढ़े थे। तो फायरवॉल के फंडामेंटल में हमने देखा था कि एक आपका ट्रस्टेड जोन होता है, मतलब उससे पहले हमने फायरवॉल की डेफिनेशन देखी थी, है ना सर? इट इज अलाउ द डिजायर ट्रैफिक एंड ब्लॉक द अनवांटेड ट्रैफिक, दैट इज कॉल्ड द फायरवॉल। और फायरवॉल में तीन टाइप के जोन होते हैं, ट्रस्टेड जोन, अनट्रस्टेड जोन एंड डीएमजी जोन, है ना सर? ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये तीन जोन बनाने से हमें बेनिफिट हुआ था ट्रिपल ए का। इससे ऑथेंटिकेशन मिलता है, ऑथोराइजेशन मिलता है एंड अकाउंटिंग मिलता है। इसके लिए हम फायरवॉल यूज करते हैं, है ना सर? तो इसके लिए हम तीन टाइप के जोन बनाते हैं, है ना? बालचंद सर रिकॉर्डिंग चल रही है, आप म्यूट करिएगा, आज बात मत करिएगा, मैं ही बोलूंगा, है ना? आज आपका टर्न नहीं है। मैं मंडे वैसे उपवास रहता हूँ ना बोलने का, लेकिन क्या है अभी क्लास है तो करेंगे, है ना? अभी चालू हुआ ना सर? अभी चालू है ना? म्यूट करके रखिएगा, रिकॉर्डिंग चालू है, सब बंदे ना 2 घंटे में इसको रिवाइज करेंगे, तो अननेसेसरी का रिकॉर्डिंग आएगा तो डिस्टर्ब होगा सबको, है ना? तो देखिए, हमने देखा था कि तीन टाइप के जोन देखे थे, ट्रस्टेड जोन, अनट्रस्टेड जोन एंड डीएमजी जोन। ये तीन जोन इसलिए बनाते हैं ताकि ट्रिपल ए का बेनिफिट हो सके, है ना सर? ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग मिल सके हमें। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो ट्रस्टेड जोन है और अनट्रस्टेड जोन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो हमें फोर्स चाहिए। फोर्स का मतलब पॉलिसी। अगर एक जोन दूसरे जोन से बात करेगा तो हमें पॉलिसी लगेगी। विदाउट पॉलिसी एक जोन दूसरे जोन से कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो वी नीड अ पॉलिसी टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन। दैट्स व्हाई वी नीड अ पॉलिसी। उसके लिए पॉलिसी चाहिए और उसको हमने फोर्स बोला था। फिर हमने देखा था सर इसमें कि ये तीन टाइप के जोन देखे थे हमने, ट्रस्टेड, अनट्रस्टेड। फिर हमने देखा था कि जो फायरवॉल होता है वो बेसिकली पैकेट फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। अगर पैकेट फिल्टरिंग का काम नहीं करे तो फायरवॉल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वीपीएन नेटिंग तो हम राउटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन फायरवॉल लेयर 7 तक इंस्पेक्शन करता है और उसके ऊपर डेटा एनालिसिस भी करता है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अंदर डेटा को, कंटेंट को भी पढ़ता है। तो इसके लिए हम फायरवॉल यूज करते हैं पैकेट फिल्टरिंग के लिए। पैकेट फिल्टरिंग के लिए फायरवॉल ही यूज होगा, है ना? फिर उसके बाद हमने देखा था कि फायरवॉल के आउटसाइड के जो होते हैं वो नेटवर्क मॉडल होते हैं। नेटवर्क मॉडल मीन्स वो आउटसाइड से ट्रैफिक आ जा सके, ताकि उससे ट्रैफिक आ सके। तो फायरवॉल में राउटिंग बेसिक लेवल की कॉन्फ़िगर होती है। आप फुल फ्लेज भी कर सकते हो, पूरी राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसके अंदर, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि फायरवॉल बना ही पैकेट फिल्टरिंग के लिए, तो हम उसमें अननेसेसरी का राउटिंग नहीं डालेंगे। राउटिंग करवाना है तो राउटर चाहिए हमें, है ना? तभी तो हमें राउटर चाहिए। तो व्हाई वी नीड राउटर? बिकॉज राउटर डू द राउटिंग फंक्शन। एंड व्हाई वी नीड फायरवॉल? इट इज प्रोवाइड द सिक्योरिटी बिटवीन टू नेटवर्क। टू नेटवर्क के बीच में जो सिक्योरिटी लगा है उसको फायरवॉल बोलते हैं। और दो अलग अलग नेटवर्क को अगर जो कम्युनिकेट करवाए उसे राउटर बोलते हैं, उसको गेटवे बोलते हैं। तो हमने एक ये भी देखा था इसमें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेटवे एंड फायरवॉल। तो गेटवे दो अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाता है, एंड राउटर, सॉरी, गेटवे दो अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाता है, एंड फायरवॉल दोनों नेटवर्क के बीच में सिक्योरिटी लगाता है, उसको हम फायरवॉल बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसमें हमने देखा था कि इसमें ये पैकेट फिल्टरिंग का काम करेगा फायरवॉल। और फिर इसके बाद में हम गए थे सर सेशन लेयर और कनेक्शन में क्या डिफरेंस है।
तो सेशन क्या करता है, कनेक्शन को कंट्रोल करता है, और टीसीपी का कनेक्शन बनता है, यूडीपी का कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन सेशन टीसीपी का भी बनता है और यूडीपी का भी बनता है। और सेशन क्या डेफिनेशन क्या थी सेशन की, इट इज कंट्रोल द कनेक्शन, कनेक्शन को कंट्रोल करता है, एंड इट विल डिफाइन द ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन, इट विल वेरीफाई द कनेक्शन, है ना सर। तो सेशन कनेक्शन को वेरीफाई भी करता है, उसका टाइम ड्यूरेशन भी डिफाइन करता है, एंड उसका वेरिफिकेशन भी करता है ना, उसको हम सेशन बोलेंगे। और जो इसके बाद हमने देखा था कि पालो अल्टो मतलब जो भी फायरवॉल है वो कनेक्शन नहीं बनाता, वो सेशन बनाता है ना सर। तो जितने भी फायरवॉल है सारे सेशन की डिटेल रखते हैं, है ना। उसमें हमने देखा था कि सेशन में ये बताएगा कि नया सेशन है, पुराना सेशन है, एग्जिस्टिंग सेशन है, उसका पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल नंबर, उसका सॉकेट आईडी सब रखेगा सर। लेकिन फायरवॉल क्या करता है, सॉरी राउटर क्या करता है, सिर्फ लेयर 4 तक ही डिटेल रखता है। फायरवॉल सिर्फ कनेक्शन बनाता है, राउटर सिर्फ क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है, सेशन नहीं बनाता, है ना। तो राउटर के पास स्टेटलेस टेबल होती है, उल्टा बोल दिया, राउटर के पास स्टेटफुल टेबल होती है और फायरवॉल के पास स्टेटलेस टेबल होती है। स्टेटलेस का मतलब वो लेयर 7 तक डिटेल रखेगा, और स्टेटफुल का मतलब सिर्फ लेयर 4 तक डिटेल रखेगा। तो राउटर लेयर 4 तक डिटेल रखता है और फायरवॉल लेयर 7 तक डिटेल रखता है। फिर उसके बाद हमने देखा था फायरवॉल का ये फंडामेंटल हमने कर लिए थे, और फिर इसके बाद सीधा मूव कर गए थे फायरवॉल के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना सर। उसमें हमने एक चीज देखी थी कि आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट और इन बैंड मैनेजमेंट। आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट मींस क्या होगा कि आपका जो भी मैनेजमेंट होगा उसके लिए अलग से एक कनेक्शन जाएगा जिसके थ्रू मैनेजमेंट डेटा जाएगा, और एक होता है आपका रियल डेटा। तो रियल डेटा इन बैंड मैनेजमेंट से जाएगा, है ना। तो अगर इन बैंड मैनेजमेंट होता है तो इन बैंड मैनेजमेंट में आपका मैनेजमेंट डेटा और रियल डेटा एक ही डायरेक्शन में जाए तो उसको इन बैंड मैनेजमेंट बोलते हैं। और आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट में क्या होगा, आपका रियल डेटा क्या होगा, अलग पाथ से जाएगा और मैनेजमेंट डेटा अलग पाथ से जाएगा, तो उसको आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट बोलते हैं। और पालो अल्टो के पास मैनेजमेंट इंटरफेस होता है। मैनेजमेंट इंटरफेस पे सिर्फ क्या होता है, मैनेजमेंट डेटा आता जाता है, कभी रियल डेटा नहीं आता। वहां से आप चाहोगे कि मैं फेसबुक व्हाट्सएप एक्सेस करूं, कभी एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ पालो अल्टो का एक्सेस आएगा बस, वो मैनेजमेंट इंटरफेस होता है ना। फिर हमने इसमें एक देखा था मैनेजमेंट इंटरफेस होता है और बाकी सारे इथरनेट इंटरफेस होते हैं। इथरनेट इंटरफेस से आप मैनेजमेंट प्लेन भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पालो अल्टो में आपको एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है जो हर बार हम बनाते हैं पिंग के नाम से पिंग करके हम मैनेजमेंट डेटा को हम इनसाइड से भी एक्सेस कर सकते हैं और आउटसाइड से भी कर सकते हैं। लेकिन आउटसाइड से डेंजरस है क्योंकि फायरवॉल का मैनेजमेंट कभी भी आउटसाइड की तरफ अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर करना है आउटसाइड की तरफ तो वीपीएन बनाना पड़ेगा, है ना सर। ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो पालो अल्टो है, पालो अल्टो में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था हमने। उसमें हमने देखा था कि आपका उसमें सबसे पहले अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि अगर आप पालो अल्टो डिप्लॉय करेंगे, अच्छा उससे पहले हमने एक चीज देखी थी कि पालो अल्टो अगर डिप्लॉय करना है या कोई भी फायरवॉल डिप्लॉय करना है तो आपको इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए एक नया फायरवॉल है, पूरा नया सेटअप है, हम क्या क्या करेंगे उसमें। तो हमें क्या करना है उसके अंदर, सबसे पहले सर्वर जो है, सबसे पहले हमने लेन यूजर की बैंडविड्थ देखनी है और सर्वर्स के अंदर एप्लीकेशंस क्या क्या है उसके हिसाब से हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे और बैंडविड्थ कैलकुलेट करके फायरवॉल का थ्रूपुट डिसाइड करेंगे। थ्रूपुट क्या होता है, फायरवॉल के अंदर की जो बैंडविड्थ होती है उसको थ्रूपुट बोलते हैं। और फायरवॉल में 1 सेकंड के अंदर जितने कनेक्शन पास होते हैं उसको बोलते हैं कनेक्शन पर सेकंड, है ना। दूसरे फायरवॉल में पालो अल्टो में उसको सेशन पर सेकंड बोल सकते हैं। तो वो सारा डिपेंड करता है
कि अंदर किस टाइप का एप्लीकेशन है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायरवॉल अलग अलग इसीलिए डिसाइड होता है कि हर एक फायरवॉल का कनेक्शन पर सेकंड का लिमिट और थ्रूपुट अलग अलग होता है। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो छोटे सीरीज का फायरवॉल लेंगे, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो बड़े सीरीज का फायरवॉल लेंगे। वो सारा बड़े सीरीज का फायरवॉल का मतलब हो गया थ्रूपुट और कनेक्शन पर सेकंड की लिमिट, जिसको ऐसे फायरवॉल में सीपीएस बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा फायरवॉल फिट करना चाहिए, है ना। तो जनरली ये क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में। तो कनेक्शन पर सेकंड का मतलब होता है एक सेकंड के अंदर कितने कनेक्शन जा रहे हैं पालो अल्टो से, उसको बोलते हैं कनेक्शन पर सेकंड। और फायरवॉल के अंदर की जो बैंडविड्थ होती है उसको बोलते हैं थ्रूपुट। तो हमने ये दो चीज देखी थी। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था, एक हमने कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन और डेटा प्लेन तीनों को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। हमने क्या एग्जांपल लिया था बफे का, है ना, खाना खाने का टेंट लगा के। तो उसमें मैनेजमेंट प्लेन में सिर्फ आपका पालो अल्टो का मैनेजमेंट आएगा, सिसलॉग आएगा, एसएनएमपी आएगा, है ना, एनटीपी आएगा, ये सारा मैनेजमेंट प्लेन में आएगा। कंट्रोल प्लेन में राउटिंग आएगी, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, है ना, ये सारा आपका कंट्रोल प्लेन में आएगा। फिर उसके बाद हमने डेटा प्लेन में देखा था कि यूजर का डेटा, और यूजर का डेटा कंट्रोल करने के लिए हम वीपीएन यूज करते हैं, नेटिंग यूज करते हैं एंड एफआईडी यूज करते हैं। ये सारे किस में आएंगे, डेटा प्लेन में। और जो पालो अल्टो का टेप था उसमें सबसे पहला एसीसी और मॉनिटर जो टेप था और डैशबोर्ड, ये सारे मॉनिटर के लिए यूज होते हैं। फिर उसके बाद में एक टेप था सर पॉलिसी, और एक टेप था पॉलिसी और एक उसके साइड में था पॉलिसी और दूसरा था, मैं भूल गया उसका नाम। ये दोनों क्या सर, ऑब्जेक्ट, हाँ, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, ये दोनों डेटा प्लेन में आएंगे। और फिर उसके बाद नेटवर्क वाला ऑप्शन है वो कंट्रोल प्लेन में आएगा, और जो डिवाइस वाला ऑप्शन है वो मैनेजमेंट प्लेन में आएगा, उसके अंदर सारा मैनेजमेंट का रहता है ना। तो पालो अल्टो के टेप बड़े अच्छे हैं सर दूसरे जीओआई से, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर किसी फायरवॉल को नेटवर्क में नया डिप्लॉय करना है तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेगी, ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। तो उसमें हमें बेसिक क्या लगेगा, एक तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एसएसएच कर लेंगे, सबसे पहले टीम वीवर से सामने वाले का मशीन एक्सेस कर लेंगे, या टीम्स पे या स्काइप पे उसका रिमोट एक्सेस कर लेंगे, और बेसिक लेवल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बेसिक लेवल में क्या आएगा, सारे इंटरफेस पे आईपी डालेंगे। फिर उसके बाद में उनको जोन में पार्टिसिपेट करवाएंगे। फिर उसके बाद में हम जोन में पार्टिसिपेट करवाने के बाद में हम उसका राउटिंग डिफाइन करेंगे, है ना। राउटिंग डिफाइन करने के लिए हम उसके वर्चुअल राउटर में जाएंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे राउटिंग टेबल। फिर उसके बाद में एक जोन दूसरे जोन से बात नहीं करता तो हमें पॉलिसी लगानी पड़ेगी, पॉलिसी से हम जोन डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद में ये सारा बेसिक लेवल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम उसको रिमोटली उठा लेंगे, सारा चीज सेटअप हो गया, फिर रिमोटली मिल जाएगा हमें पालो अल्टो। फिर हम जो भी पॉलिसी जो भी एक्स्ट्रा काम करने हैं वो सारे हम लगाएंगे, एफआईडी जो भी है ना। ये बेसिक लेवल का कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फायरवॉल का बेसिक प्रैक्टिकल देखा था, है ना। बेसिक प्रैक्टिकल में ये सारा सेटअप कर दिया था, 2 राउटर लिए थे, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ टेलनेट करके देखा था, और आउटसाइड से इनसाइड की तरफ भी, इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड दोनों करके देखे थे। तो हमें 2 पॉलिसी लगी थी, दोनों पॉलिसी हमने कॉन्फ़िगर करी थी, तब जाके हमें उसका आउटपुट मिला था, उसके सेशन दिखे थे वहां पर। तो हम मॉनिटर में गए थे और सेशन पे क्लिक किया था, और सेशन पे हमने उसके सेशन की डिटेल देखी थी। रियल पालो अल्टो में आपको ट्रैफिक पे क्लिक करना पड़ेगा, ट्रैफिक पे आपको डिटेल दिखेगा, वैसे दिखेगा जैसे सेशन वाले टेप में दिखता है, मॉनिटर में जो सेशन में जाके दिखता है वैसे मॉनिटर में जाके ट्रैफिक में जाके सेम दिखेगा वो, है ना। लेकिन वहां पे सेशन में परमिट डिनाई नहीं आता, लेकिन ट्रैफिक में परमिट डिनाई का ऑप्शन भी आता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो पालो अल्टो है, पालो अल्टो का जो ओएस होता है उसको पेना ओएस बोलते हैं,
और अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि आपने किस ओएस पे काम कर रखा है, तो आप 8.0.1 बोल दीजिए। हमने प्रैक्टिकल सारे 7.0.1 पे किए हैं, क्योंकि अगर 8.0.1 यूज कर लूंगा मैं, या 9 पॉइंट समथिंग यूज कर लूंगा, तो क्या होगा कि मेरा मेरा सीपीयू ज्यादा खर्च होगा, और बंदों के पास 16 जीबी रैम नहीं होती, या 88 जीबी रैम होती है मैक्सिमम। तो रैम ज्यादा खर्च होता है बड़ा ओएस लेने से, लेकिन ओएस से कोई डिफरेंस नहीं है, सब में टेप सेम ही है, हमें तो सीखने से मतलब है, लैब से। तो हमने 7.0.1 पे काम किया है पेना ओएस पे। इसका पेना ओएस बोलते हैं इसको, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे सिस्को में आईओएस होता है, ऐसे पालो अल्टो में पेना ओएस होता है। फिर इसके बाद में हमने इसका मॉडल होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत सारे मॉडल होते हैं, कोई से भी मॉडल बता देना अपने इंटरव्यू में। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि पालो अल्टोज में ये बेसिक सेटअप कर दिया था। फिर उसके बाद हम नेटिंग पे आ गए थे। सर इसमें कुछ छूटा है क्या और टॉपिक कोई बेसिक फंडामेंटल में? आप बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। हाँ डिप्लॉयमेंट टाइप्स, वो इंटरफेस टाइप्स। हाँ डिप्लॉय, हाँ करेक्ट। इसके डिप्लॉयमेंट टाइप छूट गए थे ना सर। तो एक था सर वर्चुअल वायर। वर्चुअल वायर का मतलब क्या होगा कि वर्चुअल वायर का मतलब कि आपका जो इंटरफेस है वो L1 की तरह काम करेगा, लेयर 1 की तरह शॉर्ट सर्किट कर देगा, जो भी डेटा आएगा बाईपास कर देगा, है ना। तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कर देगा वर्चुअल वायर, है ना। इसको वर्चुअल वायर में कोई राउटिंग वाउटिंग कोई कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ती, एज अ मक्स काम करने लगता है। तो इसको डिप्लॉय कब करते हैं हम? जब भी नया पालो अल्टो हम नेटवर्क में डालते हैं, तो टेस्टिंग करना चाहता है कोई भी कस्टमर, अगर खरीदेगा तो देखेगा पालो अल्टो वर्किंग है कि नहीं। जैसे हमने हमारे इंस्टीट्यूट में खरीदा था, तो मेरे पास रे रोड पे जाने का टाइम नहीं था, तो हमने सीधा ही पालो अल्टो बुला लिया इधर। अब इधर देखा तो उसका मैनेजमेंट नहीं आ रहा है है ना। तो उस बंदा खुद देने आ गया था वो पालो अल्टो, तो हमने चेक ही नहीं किया। फिर बाद में वो बात हो गई उससे। तो जो मैनेजमेंट था सर, जब भी कोई पालो अल्टो हम लेते हैं लाइव नेटवर्क में, बहुत महंगा आता है, तो उसको टेस्ट करना है तो उसको नेटवर्क लाइव नेटवर्क में लगाना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए कि चल रहा है कि नहीं, है ना, ऑन भी हो रहा है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम उसको वर्चुअल वायर में डिप्लॉय करेंगे। फिर उसके बाद हम वर्चुअल वायर में डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि उसमें आईपी नहीं देना पड़ता, है ना, मक्स की तरह काम करता है। तो ये वर्चुअल वायर मतलब शॉर्ट सर्किट। दूसरा है L3 डिप्लॉयमेंट। L3 डिप्लॉयमेंट मतलब इंटरफेस के ऊपर आईपीज आएंगे, तो आईपीज आने से आप वीपीएन नेटिंग सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर दूसरा मॉड था सर L2 मॉड। L2 मॉड मीन्स क्या हो गया? फायरवॉल स्विच की तरह काम करेगा, है ना सर। लेकिन L3 मॉड और वर्चुअल वायर में मैं डिफरेंस बताना भूल गया। L3 मॉड क्या होगा सर? परमानेंट फिक्स करने के लिए यूज होगा, और वर्चुअल वायर कहाँ यूज होगा? टेस्टिंग के लिए, थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो L2 लेयर 2 डिप्लॉयमेंट है वो स्विच की तरह काम करेगा, उसमें मैक एड्रेस आ जाएंगे सब में। तो हमने यह देखा था पोर्ट और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। तो पोर्ट पे हम आईपी नहीं दे सकते, इंटरफेस पे हम आईपी दे सकते हैं। तो राउटर के पास सारे इंटरफेस होते हैं, स्विच के पास सारे पोर्ट होते हैं, उनको आईपी नहीं दे सकते। तो अगर आईपी की सेविंग करनी है तो हम स्विच यूज करते हैं, तभी तो लेन के अंदर स्विच होते हैं कि उनको आईपी ना देना पड़े। वहां पे मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, तो आईपी की वेस्टेज को बताने के लिए हम लेन के अंदर स्विच यूज करते हैं। तो वैसे अगर पालो अल्टो को भी लेन में यूज करना है तो आप उसको L2 मॉड में डिप्लॉय कर सकते हैं, L3 मॉड की जगह। राउटिंग वाउटिंग नहीं चाहिए, स्विच की तरह काम करवाना है तो L2 मॉड में डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एक मॉड हमने देखा था टेप मॉड। टेप मॉड मतलब कॉपी, है ना सर, आईपीएस आईडीएस जैसा। जो भी एक कॉपी आएगी वो टेप मॉड के थ्रू चली जाएगी सर्वर के पास मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि टेप मॉड में पैकेट रिसीव होता है, सेंड नहीं होता, है ना। तो वो मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है टेप मॉड। फिर उसके बाद में हमने ये 3 मॉड देखे थे, एक HA मॉड देखा था। तो HA मॉड तो हमने उसका अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था, इस क्लास में हो जाएगा वो। तो HA मॉड देखा था, लेकिन उसकी थ्योरी वेरी सारी कंप्लीट करी थी हमने, कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था, सिर्फ वो सक्सेसफुली नहीं हुआ था बस। तो HA मॉड में क्या होता है, अगर एक पालो अल्टो डाउन जाता है
तो ट्रैफिक दूसरे पॉलो अल्टो पे शिफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं HA मॉड, है ना सर। रिडंडेंसी के लिए यूज होता है HA मॉड, है ना। फिर इसके बाद हमने देखा था कि ये सारे मॉड्स देख लिए थे। फिर हमने एक डिप्लॉयमेंट देखा था कि फायरवॉल को लगाएंगे कहाँ, है ना। तो फायरवॉल को डेटा की लाइन में लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं इनलाइन डिप्लॉयमेंट। और अगर स्विच लगा के पैरेलली में लगा दिया कि जो भी डेटा है फायरवॉल से क्रॉस होके आए, है ना, वहां इंटर-विलेन राउटिंग जैसा कॉन्सेप्ट बना दिया, तो उसको पैरेलल डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। स्विच के साइड में डेटा आपका सीधा जाएगा, सिर्फ एक कॉपी पालो अल्टो के पास जाएगी, तो उसको बोलते हैं पैरेलल डिप्लॉयमेंट। तो दो टाइप के डिप्लॉयमेंट देखे थे हमने। फिर इसके बाद हम नेटिंग पे मूव कर गए थे, है ना सर। अब तो नहीं कुछ छूटा ना सर, महेश सर? किसने, अमोल सर ने बताया था क्या? ओके, देखिए सर, फिर उसके बाद में हमने क्या किया था सर, नेटिंग चालू करी थी। तो नेटिंग में हमने क्या देखा था सर, नेट में कि वाई वी यूज नेट, नेट क्यों चाहिए, है ना। तो नेट क्यों चाहिए हमें, नेट के 3 एडवांटेज है। इससे आईपी एड्रेस की सेविंग होती है, इससे आईपी एड्रेस की सेविंग होगी। दूसरा इससे बेनिफिट है, इसमें आपका अगर एक आईएसपी से दूसरे आईएसपी पे हमें शिफ्ट करना है तो हमें अंदर के आईपी नहीं चेंज करना पड़ेंगे। और तीसरा एडवांटेज था सर इससे कि हमें सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि प्राइवेट आईपी हाइड हो जाते हैं और पब्लिक आईपी एडवर्टाइज होते हैं। और प्राइवेट आईपी लेन के अंदर होते हैं और पब्लिक आईपी इंटरनेट पे एडवर्टाइज होते हैं। फिर नेटिंग की डेफिनेशन देखी थी हमने। नेटिंग क्या करता है, इट इज कन्वर्ट फ्रॉम वन आईपी टू अनदर आईपी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेटिंग। फिर हमने देखा था कि नेटिंग में अंदर सारे प्राइवेट आईपी होंगे और जब बाहर जाएगा तो प्राइवेट आईपी चेंज हो जाएंगे पब्लिक आईपी के साथ, है ना, और वापस आते टाइम वही पब्लिक आईपी रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को फायरवॉल के पास आईपी का ट्रांसलेशन हो रहा है एक आईपी से दूसरे आईपी के बीच में, तो उसको हम नेटिंग बोलते हैं, है ना सर। और पब्लिक आईपी को हमेशा परचेस करना पड़ता है और प्राइवेट आईपी फ्री है ना। यहां पर हमने 2 क्वेश्चन देखे थे कि अगर पब्लिक आईपी अंदर डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या। तो पब्लिक आईपी किसी का भी अंदर डालेंगे, तो अगर किसी का भी अंदर डाला आईपी किसी दूसरे का, तो क्या होगा कि उस वेबसाइट को छोड़ के सभी वेबसाइट एक्सेस कर पाएंगे, है ना, अगर आप नेटिंग कर रहे हो तो। और अगर नेटिंग नहीं कर रहे हो तो कोई सी वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि रिप्लाई पैकेट हमेशा जिसके आईपी आपने उठाए हैं, याहू के, जीमेल के, किसी के भी पब्लिक आईपी अंदर डालें, सारा रिप्लाई पैकेट उस तरफ जाएगा। मीन्स विदाउट नेट हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। फिर हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ नेटिंग मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा नेट यूज करेंगे हम। तो उसमें टाइप्स ऑफ नेट में सबसे पहला नेट था डायनामिक नेट। डायनामिक नेट लेन यूजर इंटरनेट एक्सेस करता है, इसके लिए हम डायनामिक नेट यूज करते हैं। डायनामिक नेट में मेनी प्राइवेट आईपी होंगे और फ्यू पब्लिक आईपी होंगे, और यहां पर बाइंडिंग नहीं होगी, यहां पर मैपिंग होगी। तो व्हाट इज द डायनामिक नेट, मेनी प्राइवेट आईपी मैप विथ फ्यू पब्लिक आईपी, दैट इज कॉल्ड द डायनामिक नेट। और डायनामिक नेट से आईपी की सेविंग हो रही है हमारी, है ना। 100 आईपी की जगह सिर्फ 20 आईपी लग रहे हैं, फ्यू पब्लिक आईपी लग रहे हैं, तो इससे आईपी की सेविंग हो रही है। और दूसरा क्या है, अगर अटैक हुआ तो पब्लिक आईपी पर होगा, प्राइवेट आईपी पर नहीं होगा, है ना। और ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मीन्स अंदर का बंदा बाहर जा सकता है लेकिन बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता, तो दिस इज द यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शनल है, इसके लिए हमें सिक्योरिटी मिल गई इसमें बिना कुछ रूल बनाए हुए कि अंदर का बंदा बाहर जा सकता है लेकिन बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता, है ना। तो सिक्योरिटी अचीव हो गई। तो दो नेटिंग के एडवांटेज अचीव हो गए, एक तो आईपी एड्रेस की सेविंग हो गई, दूसरा सिक्योरिटी मिल गई, है ना सर। फिर हमने देखा था सर इसमें कि इट इज यूनिडायरेक्शनल, लेकिन तीसरा था सर इसमें एक एडवांटेज होता ना आईएसपी रिप्लेसमेंट का। तो आईएसपी अगर रिप्लेस होगा
तो हमें नेट रूल में चेंज करना पड़ेगा, अंदर तो करना ही नहीं पड़ेगा सर, है ना। फिर इसके बाद हमने देखा था नेटिंग का एक डिसएडवांटेज था, इसमें एट द सेम टाइम सारे यूजर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, है ना, ये इसका डिसएडवांटेज था। लेकिन डायनामिक नेट कहाँ यूज होती है? रियल टाइम सर्विस में। रियल टाइम सर्विस मतलब वीडियो, ऑडियो, स्काइप, टीम्स, इसमें क्या होता है, पोर्ट नंबर रेंडमली चेंज होता है, सेशन के अंदर ही अंदर चेंज हो जाता है, तो इसमें पोर्ट के बेस पे ट्रांसलेशन करना डेंजरस है। तो इसके लिए हम डायनामिक नेट यूज करते हैं रियल टाइम सर्विस में, वीडियो ऑडियो सर्विस में, है ना। तो डायनामिक नेट यूज होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था कि नेटिंग एट द सेम टाइम सारे यूजर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते। तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सबसे अच्छा है पेट, डेटा एक्सेस करने के लिए, है ना। एक आईपी रहेगा, पब्लिक आईपी एक रहेगा और प्राइवेट आईपी मेनी रहेंगे। तो यहाँ पे आईपी की ज्यादा सेविंग होगी क्योंकि पब्लिक आईपी एक ही है और प्राइवेट आईपी बहुत सारे हैं। तो मेनी प्राइवेट आईपी मेप विथ वन पब्लिक आईपी, दैट इज कॉल्ड अ पेट, है ना। अब पेट से आपके आईपी एड्रेस की ज्यादा सेविंग हो गई है ना। और पेट में क्या होगा, अंदर का बंदा भी बाहर जा सकता है लेकिन बाहर का अंदर नहीं आ सकता। तो दिस इज द यूनिडायरेक्शनल, वो यूनिडायरेक्शनल है पेट भी, है ना सर। फिर इसमें सिक्योरिटी भी मिल गई, आईपी एड्रेस भी बच गए सर, दोनों एडवांटेज फुलफिल हो गए। और अगर आईएसपी रिप्लेस हुआ तो बस एक पब्लिक आईपी तो चेंज करना है बस नेट रूल में, तो वो टास्क भी हो गया। फिर इसके बाद हमने देखा था कि जो पेट है, पेट में एट द सेम टाइम सारे यूजर इंटरनेट एक्सेस करेंगे। और यहाँ पर आफ्टर ट्रांसलेशन योर सॉकेट शुड बी यूनिक, सॉकेट यूनिक होना चाहिए। लेकिन आफ्टर ट्रांसलेशन सॉकेट यूनिक नहीं हो रहा था क्योंकि पब्लिक आईपी सबका एक था, है ना। रिप्लाई पैकेट आते टाइम कंफ्यूज हो रहा था कि मैं किसका किस में डालूं। तो इसके लिए हमने आईपी के बेस पे ट्रांसलेशन ना करके हमने पोर्ट के बेस पे ट्रांसलेशन किया, पोर्ट के बेस पे। तो पोर्ट के बेस पे ट्रांसलेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं पेट, है ना। पेट हमेशा पोर्ट के बेस पे ट्रांसलेशन करता है और हमेशा अंदर का बंदा बाहर जाता है ना। फिर हमने देखा था इसमें कि बाहर से बंदा अंदर नहीं आ सकता, तो सिक्योरिटी तो मिल गई इसमें, लेकिन हमें कहीं कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि अंदर का बंदा एक मिनट सर, एक मिनट, हाँ मैंने चार्जिंग नहीं लगाया इसको लैपटॉप को, मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग पोस्ट करता हूँ, टाइम तो ज्यादा लगेगा, तो कर देते ना। फिर उसके बाद हमने देखा था सर कि हमने डायनामिक नेट का डिसएडवांटेज फिर पेट पे आ गए थे, है ना। तो पेट का डिसएडवांटेज ये था कि सर ये यूनिडायरेक्शनल है, अंदर का बंदा बाहर जा सकता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ सकता, है ना सर। और ये दोनों नेट लेन यूजर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बने हैं, डायनामिक नेट और पेट। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि बाहर का बंदा अंदर नहीं आएगा। और बहुत बार हम सर्वर लॉन्च करते हैं इंटरनेट की तरफ, तो इंटरनेट से बंदा मेरे सर्वर पे आता है, मतलब बाहर का बंदा लेन में आ रहा है, तो यहाँ ना डायनामिक नेट काम करेगा ना पेट काम करेगा क्योंकि दोनों यूनिडायरेक्शनल है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था सर स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट क्या है सर, बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल मतलब बाहर का बंदा अंदर इंटरनेट पे एक्सेस करने आएगा और वेबसाइट एक्सेस करेगा मेरी, है ना, जो भी डेटा है वो सारा एक्सेस करेगा। और अगर मेरे सर्वर को अगर एंटीवायरस अपग्रेड करना है, पेज अपग्रेड करना है, तो मेरा सर्वर वही अंदर से कहाँ जाएगा सर, बाहर की तरफ चला जाएगा। तो स्टैटिक नेट क्या है, बाय डायरेक्शनल है, बाहर से बंदा अंदर आ सकता है और सर्वर को अगर एंटीवायरस पेज अपग्रेड करना है तो नया कनेक्शन बना के वो बाहर भी जा सकता है। तो स्टैटिक नेट इज अ बाय डायरेक्शनल। और जब भी सर्वर को होस्ट करते हैं इंटरनेट में तब हम स्टैटिक नेट यूज करते हैं, है ना सर। और स्टैटिक नेट हमेशा बाय डायरेक्शनल है और इसमें 1 to 1 बाइंडिंग होती है आईपी की। एक सर्वर है तो एक आईपी लगेगा, है ना, दूसरा सर्वर है तो दूसरा आईपी लगेगा। तो वन पब्लिक आईपी बाइंड विथ वन प्राइवेट आईपी, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक नेट। तो हमारा नेट रूल जो बोलता है कि ये आईपी एड्रेस की सेविंग होती है लेकिन स्टैटिक नेट में नहीं होती,
लेकिन हमने देखा था सर होती है उसमें, कैसा होता है, आपका नेटवर्क आईपी बसता है, मतलब सबनेट आईपी बसता है, ब्रॉडकास्ट आईपी बसता है और गेटवे आईपी। ये 3 आईपी की हमेशा सेविंग होती है सर, कितने भी सर्वर लगा लो ये 3 आईपी हमेशा सेव होंगे। एक आपका सबनेट आईपी, गेटवे आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी, ये 3 आईपी की हमेशा स्टैटिक नेट में सेविंग होती है। और स्टैटिक नेट बाय डायरेक्शनल है सर, है ना, इसमें आईपी की सेविंग होगी और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। सर्वर का प्राइवेट एक्चुअल आईपी कुछ और है, प्राइवेट आईपी, और बाहर मार्केट में पब्लिक आईपी एडवर्टाइज होता है, तो सिक्योरिटी भी मिलती है सर, है ना। अगर डॉस अटैक हुआ, डॉस अटैक और डी डॉस में क्या डिफरेंस है कि डॉस अटैक में सोर्स आईपी सबका एक ही होता है और डी डॉस अटैक में अलग अलग मशीन से अटैक होता है, तो सोर्स आईपी हमेशा हर मशीन का अलग अलग होता है ना, डॉस अटैक और डी डॉस में। तो अगर डॉस और डी डॉस अटैक हुआ तो पब्लिक आईपी पर होगा जो कि फायरवॉल के ऊपर पड़ा हुआ है, सर्वर के एक्चुअल सर्वर पे नहीं होगा अटैक, है ना। और अगर हमने कनेक्शन पर सेकंड की लिमिट कर रखी है फायरवॉल पे, तो सारा ट्रैफिक फायरवॉल ब्लॉक कर देगा, सर्वर तक जाने नहीं देगा, है ना। तो सेविंग हो जाएगी सर, है ना सर, इससे सिक्योर हो जाएगा सर्वर हमारा, है ना। तो सिक्योरिटी मिल जाएगी सर इससे हमें, और आईपी एड्रेस की सेविंग भी हो गई। और अगर आईएसपी चेंज हुआ तो सिंपल हम एक आईपी चेंज कर देंगे नेट रूल में। तो स्टैटिक नेट से भी सर ये तीनों चीज मिलती है ना। तो जो लेन यूजर इंटरनेट एक्सेस करे इसके लिए दो हमने नेट पढ़े थे, डायनामिक नेट एंड पेट। अब सर सर्वर एक्सेस करने के लिए हमने सर्वर के लिए हमने कितने नेट पढ़े कि बाहर का बंदा अंदर आ सके, उसके लिए हमने स्टैटिक नेट पढ़ा अभी जो मैंने रिवाइज किया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी डेस्टिनेशन नेट, और फिर पढ़ेंगे डेस्टिनेशन पेट, और हाँ ये 3 नेट किसके लिए पढ़ेंगे हम, सर्वर के लिए पढ़ेंगे। तो सर्वर के लिए क्या क्या यूज होगा, स्टैटिक नेट, डेस्टिनेशन नेट, डेस्टिनेशन पेट, ये सर्वर के लिए बनेंगे सर 3 नेट। तो स्टैटिक नेट का डिसएडवांटेज ये था कि स्टैटिक नेट क्या करेगा, अंदर से पैकेट को जनरेट करके बाहर भेज रहा है। तो सर अगर अटैकर ने हैक कर लिया किसी तरीके से सर्वर को, तो अंदर से नए पैकेट क्रिएट कर करके बाहर भेजेगा, है ना। तो अंदर से हमेशा पैकेट बाहर की तरफ जाना ज्यादा डेंजरस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्टैटिक नेट यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन नेट यूज करेंगे। डेस्टिनेशन नेट में पैकेट बाहर से अंदर की तरफ आएगा, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ नहीं जा पाएगा, है ना। तो अगर सर्वर को एंटीवायरस या पेज अपग्रेड करना है तो उसके लिए अलग से लीज लाइन लगा देंगे, उधर से चला जाएगा वो। लेकिन अंदर से नए पैकेट जनरेट करके डेस्टिनेशन नेट में अंदर से नए पैकेट क्रिएट होके बाहर नहीं जा पाएंगे, है ना। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, बंदा बाहर से अंदर की तरफ आ सकता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकता डेस्टिनेशन नेट में। और इसका नाम डेस्टिनेशन नेट इसलिए रखा कि जब भी कोई पैकेट बाहर से अंदर की तरफ आएगा सर्वर पर, तो उसका डेस्टिनेशन आईपी चेंज होगा। तो डेस्टिनेशन आईपी चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन नेट। बाहर से बंदा अंदर की तरफ आएगा, है ना, इसीलिए इसका नाम रख दिया डेस्टिनेशन नेट। फिर उसके बाद देखा था कि डेस्टिनेशन नेट में हमने डेस्टिनेशन नेट में सर ये सिक्योरिटी हमें मिल गई, स्टैटिक नेट से ज्यादा सिक्योर है ये, क्योंकि इसमें नया पैकेट क्रिएट होके बाहर नहीं जा पाएगा, है ना सर। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है कि अलग से लीज लाइन लगानी पड़ेगी, उसका पैसा पे करना पड़ेगा। तो कंपनी में अगर ज्यादा बजट वाली है कंपनी तो अलग से स्टैटिक नेट लगवा लो, सॉरी अलग से एक लीज लाइन लगा दो, है ना। और आप डेस्टिनेशन नेट यूज करो, डेस्टिनेशन नेट से बाहर का बंदा अंदर आ सकता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकता, है ना। अगर कंपनी के पास बैलेंस नहीं, अच्छा लीज लाइन लगाने का पैसा नहीं है अलग से, तो आप स्टैटिक नेट यूज कर लो, है ना, वहीं से वो एंटीवायरस भी अपग्रेड करेगा, है ना। लेकिन आपको स्टैटिक नेट में भी अगर वो बाय डायरेक्शनल वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो ही अंदर का बंदा बाहर जा पाएगा और बाहर का अंदर आ पाएगा। अगर वो बाय डायरेक्शनल पे क्लिक किया तो, और अगर बाय डायरेक्शनल पे अनचेक रहने दिया, चेक नहीं किया, जब मैं प्रैक्टिकल करवाया तो बाय डायरेक्शनल पे अनचेक रहने दिया, तो बाहर का बंदा अंदर तो आ जाएगा लेकिन अंदर का बाहर नहीं जा पाएगा, ना।
फिर उसके बाद हमने देखा था कि डेस्टिनेशन नेट का एक डिसएडवांटेज ये था कि अगर बहुत सारे सर्वर हैं लेन के अंदर, उनके पोर्ट नंबर अलग अलग है, तो 3 पब्लिक आईपी लगेंगे। अगर 3 सर्वर है तो 3 पब्लिक आईपी लगेंगे, जितने सर्वर होंगे उतने पब्लिक आईपी लगेंगे। और हम पब्लिक आईपी की सेविंग करना चाहते हैं, हमारे लेन के अंदर मल्टीपल सर्वर्स है, सबके पोर्ट नंबर अलग अलग है, तो हम डेस्टिनेशन नेट नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह हम डेस्टिनेशन पेट यूज करेंगे। डेस्टिनेशन पेट में कनेक्शन बाहर से अंदर की तरफ आएगा और अंदर जैसे घुसेगा तो पोर्ट के बेस पे ट्रांसलेशन होगा, है ना। डेस्टिनेशन पेट में कनेक्शन बाहर से अंदर की तरफ आया, पोर्ट के बेस पे ट्रांसलेशन होने लग गया, है ना। तो जितने सर्वर होंगे उतने हमें रूल कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे अलग अलग, लेकिन पोर्ट के बेस पे करेंगे, आईपी के बेस पे नहीं करेंगे, है ना, पोर्ट के बेस पे होंगे। तो हमने देखा था सर वहां पर क्या पोर्ट के बेस पे ट्रांसलेशन हो रहा है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन पेट, क्योंकि पोर्ट के बेस पे ट्रांसलेशन हो रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसमें सब में जैसे बाहर से कनेक्शन अंदर आ रहा है तो डेस्टिनेशन आईपी चेंज हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया डेस्टिनेशन। और पोर्ट के बेस पे ट्रांसलेशन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डेस्टिनेशन पेट। और ये भी यूनिडायरेक्शनल है, बाहर का बंदा अंदर आ पाएगा लेकिन अंदर का सर्वर बाहर नहीं जा पाएगा, है ना। ये हमने देखा था डेस्टिनेशन पेट में, है ना। और ये भी ज्यादा सिक्योर है ना। लेकिन ये जो हमने पढ़े थे सर, कौन कौन से डायनामिक नेट और पेट, ये लेन यूजर के लिए थे, ये इंटरनेट एक्सेस करने के लिए थे कि लेन यूजर इंटरनेट एक्सेस करे, इसके लिए 2 नेट थे। 3 नेट किसके लिए पड़े, सर्वर के लिए पड़े, कि सर्वर को अगर होस्ट करना है इंटरनेट में तो 3 नेट पड़े, स्टैटिक नेट, पेट, सॉरी स्टैटिक नेट, डेस्टिनेशन नेट और डेस्टिनेशन पेट, ये 3 नेट सर्वर के लिए थे। अब एक नेट क्या है हमारा, एक नेट हमारा लेन यूजर अगर डीएमजी एक्सेस करना चाहता है, लेन यूजर डीएमजी एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए एक रूल था सर, एक नेट रूल था, उसका नाम है यू टर्न नेट। यू टर्न नेट, उसमें लेन के यूजर प्राइवेट आईपी सर्वर के प्राइवेट आईपी को एक्सेस करेंगे, उसके लिए 2 एंट्री नहीं करवानी पड़ेगी डीएनएस में। डीएनएस आपका ग्लोबली होस्टेड है, तो जो यूआरएल पब्लिक वाले यूज करते हैं वही यूआरएल मेरा लेन भी यूज कर लेगा, सेम यूआरएल। तो उसके लिए हमें यू टर्न नेट करना पड़ेगा कि लेन यूजर सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके लिए यू टर्न नेट कॉन्फ़िगर होता है ना। उसमें आपका पैकेट फ्लो ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता, है ना। और पब्लिक आईपी पर ही ट्रांसलेशन होता है, इससे पैकेट फॉरवर्डिंग फास्ट हो जाता है, क्योंकि 2 बार नेट करेंगे तो पैकेट फॉरवर्डिंग स्लो होगा, है ना सर। ये हमने देखा था। तो यू टर्न नेट हमेशा किसके लिए बनता है सर, लेन यूजर डीएमजी एक्सेस करे तब यूज होता है। और डीएनएस आपका प्राइवेट नहीं होना चाहिए उस टाइम में, डीएनएस आपका पब्लिक होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था ये सारे नेट हो गए थे। इसमें कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं सर नेट का फ्लो, तो आपकी क्लास में शायद पढ़ाना भूल गया था मैं, इस क्लास में पढ़ा है मैंने लास्ट पालो अल्टो में। इसमें नेट में सबसे पहले सर स्टैटिक नेट को प्रीफर करेगा। जैसे राउटिंग में हम स्टैटिक राउट की एडी वैल्यू 1 रखते हैं और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू ज्यादा रखते हैं। स्टैटिक का मतलब मैनुअल पाथ, तो मैनुअल पाथ को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू डायनामिक। तो स्टैटिक नेट में क्या होगा सर, सबसे पहले स्टैटिक नेट प्रीफर होगा, उसके बाद जितने भी नेट है डायनामिक नेट प्रीफर होगा, डायनामिक नेट के बाद पेट प्रीफर होगा, है ना। क्योंकि डायनामिक का मतलब क्या हो गया, रेंडम चीज, और पेट में तो सर आईपी काम ही नहीं करता, पोर्ट नंबर काम करता है, तो वो सबसे नीचे आएगा। तो सबसे ऊपर स्टैटिक नेट, फिर है डायनामिक नेट और फिर पेट, ये फ्लो है इसका, है ना। फिर उसके बाद में हमने देखा था सर, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था यू टर्न नेट का, उसमें मैंने ये डिस्कस किया है फ्लो का, है ना। आपकी बैच में भूला हूं मैं, लेकिन मैंने आपको वीडियो दे दिया था, इस बैच में पढ़ाया मैंने वो, है ना। तो ये देख लीजिएगा यू टर्न नेट का वीडियो मैंने आपको शेयर किया है। फिर ये सारे नेट हो गए सर हमारे। फिर उसके बाद में हमने देखा था सर एप्लीकेशन, मतलब आपका ट्रैफिक फिल्टरिंग, है ना।
एप आईडी देखा था टॉपिक। एप आईडी में क्या होगा सर, हमने देखा था कि ये जो क्या करता है सर, जो डीप इंस्पेक्शन करता है फायरवॉल। फायरवॉल जो होता है वो सिर्फ लेयर 7 तक चेक करता है। फायरवॉल जो दूसरे फायरवॉल है लेगेसी फायरवॉल, वो सिर्फ लेयर 7 तक चेक करते हैं, डेटा के अंदर के कंटेंट नहीं चेक करते। लेकिन पालो अल्टो को नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं, उसके पास बहुत सारा सीपीयू मेमोरी है अच्छा खासा, तो वो क्या करता है लेयर 7 तक तो चेक करता है, लेकिन साथ में डेटा के कंटेंट भी चेक करता है। अंदर जाके SP3 इंजन की हेल्प से अंदर के कंटेंट भी चेक करता है ना, डेटा के कंटेंट भी चेक करता है, तो उसको बोलते हैं SP3 इंजन की हेल्प से करता है वो सर। तो उसको अंदर के कंटेंट भी चेक कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डीप इंस्पेक्शन। डीप इंस्पेक्शन करता है, टॉर्च जैसा लाइट मारता है अंदर की तरफ, है ना। तो अंदर का पूरा पैकेट एनालिसिस करता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो एप्लीकेशन और URL में क्या डिफरेंस है। तो एप्लीकेशन मतलब लोगो, है ना, और URL का मतलब जो ब्राउजर में हम लिखते हैं ना gmail.com, और जीमेल का ऐप भी आता है। तो ऐप मतलब एप्लीकेशन, और जो URL लिखते हो वो क्या है सर, हमारा URL, है ना। तो आजकल मार्केट में ऐप ज्यादा चल रहे हैं URL के बजाय, क्योंकि ऐप को कोई भी यूज कर सकता है, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी, है ना। URL याद नहीं रखना पड़ेगा, है ना। तो दोनों की फिल्टरिंग होती है। URL में क्या होते हैं, पोर्ट नंबर होते हैं। ऐप में क्या होते हैं, ऐप में पोर्ट नंबर आप रन करोगे तो होगा, लेकिन हमारे पालो अल्टो पे पोर्ट नंबर असाइन नहीं होते उस पे, ऐप पे, एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे पोर्ट नंबर नहीं होते, और URL पे पोर्ट नंबर भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है पालो अल्टो में। फिर उसके बाद हमने देखा था कि आपका जो इसमें हमने देखा था कि पैकेट फिल्टरिंग करता है सर फायरवॉल का काम ही है कि वो पैकेट फिल्टरिंग करे। पैकेट फिल्टरिंग के लिए फायरवॉल बना हुआ है ना सर। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐप आईडी का फीचर यूज करते हैं सर। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो फायरवॉल है सर, फायरवॉल में हमने और क्या देखा था इसमें, हाँ इसकी थ्योरी में हमने फायरवॉल में और क्या देखा था सर, इसमें ऐप आईडी में मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, इतना ही देखा था क्या हमने? प्रॉक्सी सर्वर देखा था, क्या देखा था? प्रॉक्सी सर्वर। हाँ प्रॉक्सी सर्वर, हाँ इसमें प्रॉक्सी सर्वर भी किया था। प्रॉक्सी सर्वर में कैसा होगा? हाँ सर क्या क्या था? और स्पाईवेयर स्पाईवेयर, हाँ सर। तो देखिए इसमें हमने प्रॉक्सी सर्वर देखा था सर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन में छोटा सा फायरवॉल काम करेगा, लेकिन अगर प्रॉक्सी सर्वर हमें लगाना है तो हम कब यूज करते हैं, जब लार्ज ट्रैफिक आता है, तो उसको पालो अल्टो हैंडल नहीं कर पाता। डेटा सेंटर के लिए पालो अल्टो परफेक्ट है, लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो पालो अल्टो बोलता है कि मैं इतना सारा इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम उसको क्लाउड पे भेजते हैं। क्लाउड पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ, सॉरी अनलिमिटेड CPU मेमोरी होता है, तो वहां पे एक सर्वर होस्ट कर देते हैं, चाहे तो लिनक्स में चाहे विंडोज सर्वर, कोई भी एक सर्वर बना देते हैं, और उसमें फायरवॉल का एक वाइल्डफायर नाम का सॉफ्टवेयर आता है, फायरवॉल प्रोवाइड करता है पालो अल्टो, वाइल्डफायर प्रॉक्सी प्रोवाइड करता है, वो लाइसेंस और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, तो वो सर्वर क्या बन जाता है, प्रॉक्सी सर्वर बन जाता है, और उसको हम वहां से वेबसाइट फिल्टरिंग करते हैं। तो जो भी ट्रैफिक आता है पालो अल्टो क्या करता है, उसकी एक कॉपी बना के क्लाउड को भेज देता है। क्लाउड को मतलब प्रॉक्सी को भेज देता है, वाइल्डफायर को भेज देता है, और वाइल्डफायर एक्शन लेता है, और ये पालो अल्टो उसको भेजने का काम करता है, फिल्टरिंग का काम करता है। तो फायरवॉल पे लोड कम हो जाता है और सारा लोड प्रॉक्सी पे शिफ्ट हो जाता है ना। तो इसके लिए हम प्रॉक्सी यूज करते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर एक सा टॉपिक आपने क्या बोला था इसके अलावा, प्रॉक्सी के अलावा? स्पाईवेयर, हाँ स्पाईवेयर पढ़े थे। स्पाईवेयर क्या होते हैं, यहाँ पर DNS सिंक होलिंग का भी एक एग्जांपल दिया था मैंने। तो इसमें क्या था स्पाईवेयर में कि ये पहले इंस्टॉल हो जाते हैं और बाद में बारात लेके आते हैं, मतलब पहले यूजर के मशीन में इंस्टॉल हो जाते हैं और अटैक बाद में करते हैं। तो इनमें से एक स्पाईवेयर था, एक स्पाईवेयर में DNS सिंक होलिंग था, वो स्पाईवेयर का ही पार्ट था। तो उसमें क्या होता है, बाहर से ट्रैफिक अंदर की तरफ आता है और ऐसा ऑफर देता है कि आपकी लॉटरी लग गई, इस लिंक पे क्लिक करो। हम जैसे क्लिक करते हैं
तो उसका डीएनएस रिजॉल्व होने के लिए बाहर की तरफ जाता है, और डीएनएस रिजॉल्व होके फिर क्या होता है सर, वो डीएनएस रिजॉल्व होने के लिए बाहर जाता है, और उसी टाइम पे उसकी एक कॉपी अटैकर के पास चली जाती है। तो अटैकर उसका आईपी कैप्चर कर लेता है कि इसका आईपी क्या है, सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेता है यूजर की, और फिर उसके बाद में डीएनएस उसको पब्लिक आईपी देता है, और वो जैसे उस पर क्लिक करता है तो सीधा कनेक्ट हो जाता है अटैकर के साथ, और अटैकर फिर उसकी बैंड बजाता है पीसी की। तो पालो अल्टो क्या करता है कि जैसे कोई अननोन वेबसाइट डीएनएस की देखता है कि डीएनएस फर्स्ट टाइम आया है और ये अननोन वेबसाइट है, तो पालो अल्टो उसको वही ब्लॉक कर देता है सिंक होल्डिंग में, डीएनएस सिंक होल्डिंग से वही ब्लॉक कर देता है। तो अननेसेसरी का उसमें हमें यूआरएल मतलब इंस्टॉल नहीं होता, मतलब अननेसेसरी के जितने भी यूआरएल डीएनएस रिजॉल्व होते हैं वो सारे डीएनएस सिंक होल्डिंग क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अगर इसमें कोई जेन्युइन डीएनएस होगा तो फिर क्या करेगा, हमें मैनुअल अलाउ करना पड़ेगा पालो अल्टो के अंदर। फिर उसके बाद में हमने देखा था डीएनएस सिंक होल्डिंग के बाद में हमने इसके प्रैक्टिकल किए थे, है ना, और इसका प्रैक्टिकल का वीडियो इस क्लास में सक्सेसफुली हुआ है, तो मैं आपको शेयर आज कर दूंगा, है ना सर। तो इसका प्रैक्टिकल देखा था हमने, फिर उसके बाद में हम सीधा मूव कर गए थे सर आपका एचए पे। तो एचए का हमने देखा था कि एचए क्या होता है, इट इज प्रोवाइड द हाई अवेलेबिलिटी। अगर एक पालो अल्टो डाउन होता है तो ट्रैफिक दूसरे पालो अल्टो पे शिफ्ट हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं एचए। और जिसके थ्रू ट्रैफिक जा रहा है वो प्राइमरी फायरवॉल, और जो उसका बैकअप है वो सेकेंडरी फायरवॉल, है ना। तो एक होगा एक्टिव, एक होगा पैसिव, है ना। तो अगर एक्टिव डाउन गया तो पैसिव पे ट्रैफिक शिफ्ट होगा, है ना। तो उसके उन दोनों फायरवॉल को आपस में सिंक करना पड़ेगा। तो सिंक करने के लिए उसमें 3 केबल लगती है। सबसे पहली केबल का नाम है H1 केबल। H1 केबल से कॉन्फ़िगरेशन सिंक होता है, मैनेजमेंट प्लेन सिंक होता है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लेन सब H1 से सिंक होगा। और H2 केबल से सारा डेटा प्लेन एक्सेस होगा, मतलब जो सेशन जा रहे हैं फायरवॉल 1 से उसकी एक कॉपी फायरवॉल 2 के पास आ जाएगी H2 केबल से। अगर फायरवॉल 1 डाउन हुआ तो सेशन ब्रेक नहीं होगा, वो दूसरे की कॉपी जो थी सेकेंडरी में वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो यूजर का सेशन कभी डाउन नहीं होगा, यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा सेशन डाउन हुआ है। तो उसकी सेम कॉपी H2 मतलब फायरवॉल 2 में आ जाएगी, है ना। फिर इसके बाद हमने देखा था कि अगर हमने एक्टिव डिप्लॉयमेंट किया, एक्टिव मतलब लोड बैलेंसिंग करना चाहा कि आधा ट्रैफिक इस फायरवॉल से आधा ट्रैफिक इस फायरवॉल से, तब H2 केबल काम नहीं करती, तब पिक्चर में आती है H3 केबल डेटा प्लेन के लिए। क्योंकि लोड बैलेंसिंग होगी तो 1 नंबर और 3 नंबर वाला पैकेट फायरवॉल 1 से गया और 2 और 4 नंबर वाला फायरवॉल 2 से गया, तो क्या होगा, H2 केबल सर वो सिंक नहीं कर पाती सेशन को एक दूसरे में। लेकिन H3 केबल क्या करेगी, 1 और 3 की कॉपी फायरवॉल 2 को दे देगी, और फायरवॉल 2 में जो सेशन बने हैं 2 और 4 उसकी फायरवॉल 1 को दे देगी। तो जैसे एक फायरवॉल डाउन हुआ तो उसकी कॉपी ऑलरेडी दूसरे फायरवॉल के पास है। तो H3 केबल ये काम करती है सर, एक्टिव मोड में यूज होती है H3 केबल। फिर हमने इसमें देखा था कि इसमें 3 टाइप की केबल होती है, और इसका बेसिक वो प्रैक्टिकल किया था हमने, सारा सेटिंग वेटिंग सब किया था, लेकिन वो होपफुली वो आखिरी में हुआ नहीं, लेकिन इस क्लास में हो जाएगा वो। फिर उसके बाद में हमने देखा था सर वो इसके बाद में हम सीधा मूव कर गए थे हम इसके बाद में हमने SP3 इंजन देखा था। SP3 इंजन में क्या होगा, आपका जब भी कोई पैकेट आता था ट्रेडिशनल फायरवॉल पे तो 1 सेकंड के लिए वो AV ले लेता था, एंटीवायरस अपग्रेडेशन, है ना, वल्नरेबिलिटी चेक, ये 1-1 सेकंड लेके टोटल 4 सेकंड ले लेता था। क्योंकि सब डिवाइस अलग अलग थे, तो अलग अलग होने की वजह से सब पे एक सेकंड लगाता था, तो 4 टाइम वो चेक करता था, तो 4 सेकंड का टाइम बर्बाद हो जाता था। लेकिन पालो अल्टो क्या है, वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, उसके पास SP3 इंजन है। वो क्या करता है, जब भी कोई पैकेट आता है तो एक ही बार में पास करता है और पैरेलल प्रोसेस करता है ना सर, एक ही बार में पैरेलल प्रोसेस करता है, तो सिंगल पास पैरेलल प्रोसेस करता है। तो सिंगल पास पैरेलल प्रोसेस 3 बार P आया तो इसके लिए इसको बोलते हैं एक बार S आया सिंगल पास, है ना सर, पैरेलल प्रोसेस। तो 3 बार P आया
तीसरी इसको बोलते हैं sp3 इंजन। तो फायरवॉल के पास sp3 इंजन है जिसके थ्रू वो सॉफ्टवेयर भी लेता है और हार्डवेयर भी लेता है। हमने इसमें कहावत भी सुनी थी कि कोई बंदा मान लीजिए बॉडी बिल्डिंग ही कर रहा है और दिमाग के एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा है, तो उसकी बॉडी कुछ काम की नहीं है ना। दिमाग भी तो सर साथ में लगता है ना इंटेलिजेंट बनने के लिए, है ना। नहीं तो ऐसी क्या बॉडी की, ऐसी तो एनिमल्स भी बनाते हैं, है ना। तो बॉडी मतलब हार्डवेयर अच्छा है उसका, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर मेडिटेशन योगा नहीं करता तो उसका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। लेकिन पालो अल्टो तो एक्सरसाइज तो करता है, साथ में मेडिटेशन योगा ये सब भी करता है, तो उसका हार्डवेयर भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, दोनों यूज करता है। तो सिंगल पास में वो सॉफ्टवेयर यूज करता है, पैरेलल प्रोसेस में हार्डवेयर यूज करता है। तो इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन को बोलते हैं sp3 इंजन, है ना। और ये पैकेट को पैरेलली प्रोसेस करता है और फटाक से पास कर देता है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फायरवॉल के पास sp3 इंजन है। फिर इसके बाद में हम सीधा मूव कर गए थे VPN पे, है ना सर। VPN पे 1-2 मिनट पानी पीता हूँ सर, पोस्ट कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। अब देखिए सर, अब हम चालू करते हैं क्रिप्टोग्राफी, है ना सर। ये VPN का ही पार्ट है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी में हमने देखा था कि सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी में हमने देखा था सर कि सबसे पहले हमने देखा था क्रिप्टो प्लस ग्राफीन। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, ग्राफीन का मतलब होता है सर राइटिंग, है ना सर। तो क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, ग्राफीन का मतलब होता है राइटिंग। तो हिडन राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो प्लेन टेक्स्ट है उस पर अगर हम की लगा देते हैं तो प्लेन टेक्स्ट के आगे की लगा देते हैं और जो टेक्स्ट मिलता है उसको बोलते हैं सिफर टेक्स्ट, है ना। तो क्रिप्टो के आगे की लगा दी और दोनों के प्लेन टेक्स्ट के आगे की लगा दी और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना उसको बोल दिया हमने सिफर टेक्स्ट। और प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की मेथड को हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। और क्रिप्टोग्राफी के अंदर ही इंक्रिप्शन आता है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी बहुत बड़ा है, उसके अंदर ही इंक्रिप्शन पार्ट है उसका एक, है ना। और इंक्रिप्शन के सर 2 पार्ट हैं, इंक्रिप्शन के अंदर भी 2 पार्ट हैं, एक का है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एक का है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, है ना सर। एक है सिमेट्रिक एल्गोरिथम, एक है एसिमेट्रिक एल्गोरिथम, ये दोनों इंक्रिप्शन के पार्ट है। और अगर देखा जाए तो टॉप पे क्रिप्टोग्राफी, उसके नीचे इंक्रिप्शन, और इंक्रिप्शन के 2 पार्ट सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, है ना सर। तो हमने इसमें देखा था सिमेट्रिक एल्गोरिथम में सेम की से इंक्रिप्शन होता है और सेम की से डिक्रिप्शन होता है। एक ही की से इंक्रिप्शन होगा, एक ही की से डिक्रिप्शन होगा, है ना। तो इसमें एक की से इंक्रिप्शन हो रहा है, एक ही की से डिक्रिप्शन हो रहा है। तो इससे क्या होगा सर कि इससे आपका नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम होगा, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कम होगा, क्योंकि एक ही की लग के जा रही है ना। और वो की पहले शेयर करनी पड़ेगी, डेटा एन्क्रिप्ट करने से पहले शेयर करनी पड़ेगी, इसीलिए उसको बोलते हैं। और एक ही की से इंक्रिप्शन हो रहा है, एक ही की से डिक्रिप्शन हो रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं शेयर्ड की। और पहले एक्सचेंज करनी पड़ेगी, इसके लिए उसको बोलते हैं प्री शेयर्ड की। तो प्री शेयर्ड की हम सिमेट्रिक एल्गोरिथम में यूज करते हैं, और एक ही की से इंक्रिप्शन करते हैं, एक ही की से डिक्रिप्शन करते हैं इसमें। और इसमें क्या होगा सर, हमारा ये सिमेट्रिक एल्गोरिथम में 3 प्रोटोकॉल आते हैं, DS, 3DS, AES। तो DS जो है वो 56 बिट का होता है, मतलब एक वर्ड 56 टाइम हाइट होगा। और 3DS 168 बिट का होता है, मतलब एक वर्ड 168 बिट से हाइट होगा। और AES सबसे ज्यादा सिक्योर होता है, वो 256 बिट से हाइट करेगा एक वर्ड को, है ना। तो 3 टाइप के हमने प्रोटोकॉल देखे थे सिमेट्रिक एल्गोरिथम में, DS, 3DS, AES, जिसके थ्रू हम इंक्रिप्शन करेंगे, जो इंक्रिप्शन करने के काम में आते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर की किसी को पता चल गई तो पूरा डेटा हैक कर लेगा सर वो, ये इसका एक डीमेरिट है। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि इसके लिए हमने एसिमेट्रिक मेथड यूज करी थी। एसिमेट्रिक में हम एक की नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह हम 2 की से इंक्रिप्शन करेंगे, है ना। एक की सिस्टम के अंदर रहेगी तो उसको प्राइवेट की बोलेंगे, एक की बाहर जाएगी इंटरनेट में,
उसको हम क्या बोलेंगे सर? पब्लिक की बोलेंगे। तो हमेशा सिमेट्रिक एल्गोरिदम, एसिमेट्रिक एल्गोरिदम में क्या होगा? एसिमेट्रिक में रिसीवर की पब्लिक की से इंक्रिप्शन होगा। रिसीवर, मैं अगर भेज रहा हूं डेटा तो मैं रिसीवर की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करूंगा और सामने वाले को भेजूंगा, है ना सर? सामने वाले को भेजूंगा तो उससे पहले मेरी पब्लिक की से इंक्रिप्शन करूंगा, है ना सर? मेरी पब्लिक की से, सॉरी मेरी नहीं, रिसीवर की पब्लिक की से इंक्रिप्शन करूंगा और जब सामने वाले के पास जाएगा तो वो क्या करेगा? खुद की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा, है ना? तो इसमें सिमेट्रिक एल्गोरिथम में रिमोट एंड की पब्लिक की से इंक्रिप्शन होता है, लेकिन इसमें एक की से इंक्रिप्शन हुआ, दूसरी की से डिक्रिप्शन हुआ, तो इस एल्गोरिथम को नाम दे दिया सिमेट्रिक एल्गोरिथम। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि आपका डुप्लीकेट पैकेट अटैकर बना के भेजेगा, तो रिसीवर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि सेंडर, जेन्युइन सेंडर कौन है, मतलब सेंडर जो है जेन्युइन कौन सा है और अटैकर कौन सा है, उसके पैकेट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों के पैकेट अलग अलग हैं, तो उसके लिए हम दोनों के पैकेट को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो सेंडर है उसको ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। तो सेंडर को ऑथेंटिकेट करने के लिए जब वो पैकेट इंक्रिप्ट कर रहा है सर, उसी टाइम उसको बोलेंगे कि आपकी प्राइवेट की भी अटैच करके भेज देना। उससे मुझे पता चल जाएगा कि अटैकर का और आपके पैकेट में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसमें क्या होगा सर कि इसमें जो सेंडर है वो अपनी प्राइवेट की लगाएगा, उसके आगे क्या लगाएगा? अपनी पब्लिक, सॉरी सामने वाले की पब्लिक की, रिमोट एंड की पब्लिक की बाहर लगाएगा, अंदर लगाएगा अपनी खुद की प्राइवेट की। जैसे ही वहां पे जाएगा उसके पास, रिसीवर के पास, तो रिसीवर क्या करेगा? जो सेंडर है उसकी पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेगा और अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा, है ना सर? उससे पता चल जाएगा कि जेन्युइन सेंडर कौन सा है ना? यहाँ पर दो की से इंक्रिप्शन हो रहा है। इस एल्गोरिदम को बोलते हैं डेफी-हेल्मैन एल्गोरिदम और इसी का नाम है आरएसए एल्गोरिदम, है ना? तो ये दो एल्गोरिदम ये इसी कॉन्सेप्ट पे बने हैं सर। ये इसमें दो की से इंक्रिप्शन हो रहा है तो ये डेटा का साइज बड़ा कर देगा, लेकिन सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड कर देगा। दो की लगाना मतलब सिक्योर ज्यादा हो गया, लेकिन डिसएडवांटेज ये है इसका कि डेटा का साइज बढ़ाने की वजह से दो बार वो इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेगा तो सर सीपीयू मेमोरी लोड बढ़ेगा, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, मतलब नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन एसिमेट्रिक मेथड से बढ़ेगा। तो हम की जब भी हम क्या करेंगे सर कि फेज 1 फेज 2 पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले की एक्सचेंज कर देंगे और जब भी हम की एक्सचेंज करेंगे हम भेजेंगे, रियल डेटा पीरियोडिक होता है आता रहता है और डेटा का साइज भी बड़ा होता है रियल डेटा का, तो उसको कभी भी एसिमेट्रिक मेथड से नहीं भेजेंगे, क्योंकि एसिमेट्रिक का डिसएडवांटेज ही है ये कि उसमें डेटा का साइज बड़ा हो जाता है। दो की लगाने से सीपीयू मेमोरी लोड बढ़ता है और डेटा तो बार बार आएगा, इससे फायरवॉल का सीपीयू मेमोरी लोड बढ़ेगा। तो हम कभी भी सर जो रियल डेटा है उसको डेफिनेटली हम इससे नहीं भेजेंगे एसिमेट्रिक से। रियल डेटा को हम सिमेट्रिक से भेजेंगे। सिमेट्रिक में एक ही की लगती है तो नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम यूज होता है एक की लगने की वजह से, है ना सर? लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये था कि की सिक्योर नहीं है, सॉरी आपकी अगर की किसी को पता चल गई, थर्ड पार्टी को प्री शेयर्ड की है तो वो शेयर्ड की पता चल गई तो कोई भी चोरी कर लेगा, तो सर प्रॉब्लम है इसमें। तो हम क्या करेंगे सर कि रियल डेटा को भेजना चाहते हैं सिमेट्रिक मेथड से, लेकिन की उसमें एक ही लगती है तो सिक्योर नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उस की को सामने वाले को सिक्योर भेजने के लिए हम एसिमेट्रिक मेथड यूज करेंगे। एसिमेट्रिक से उसको की पहुंचा देंगे जो कि हम फेज 1 में पहुंचाते थे। की पहुंचा दी सामने वाले के पास, की से फिर वो फेज 2 में मतलब फिर वो उसी की से क्या करेगा, डेटा को इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करके वो एक ही की से भेजेगा रियल डेटा को। तो इसके लिए वो फेज 2 बन गया। तो पहले की एक्सचेंज होती है फेज 1, वो किससे एक्सचेंज होगी? एसिमेट्रिक से। फिर रियल डेटा आएगा और सिमेट्रिक से आता रहेगा बार बार, वो फेज 2 हो गया, है ना सर? फिर इसके बाद हमने देखा था कि डेफी-हेल्मैन और आरएसए इस मतलब ये की एक्सचेंज करने के काम में आते हैं, डेफी-हेल्मैन और आरएसए। फिर उसके बाद हमने देखा था सर
कि सीए कहाँ यूज होता है? सीए आपका रिमोट वीपीएन में। हमने इसका प्रैक्टिकल भी वीडियो भेजा है ना सर, उसमें हमने सर्टिफिकेट जनरेट किया है। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी मतलब ये पब्लिक की को जो ऑथेंटिकेट करे उसे बोलते हैं सीए, और सेंडर की पब्लिक की को ऑथेंटिकेट करे उसे बोलेंगे सीए, और रिसीवर की पब्लिक की को ऑथेंटिकेट करे उसको बोलते हैं पीकेआई, है ना सर। तो दो की को ऑथेंटिकेट करने के लिए सीए और पीकेआई यूज करते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि हेज एल्गोरिथम ये बोलता है सर कि मैं क्या करूंगा कि कोई भी डेटा भेजूंगा तो उसको बीच में कोई यूजर मॉडिफाई ना कर पाए, कोई अटैकर मॉडिफाई ना कर पाए। तो कोई अटैकर मॉडिफाई नहीं कर पाए तो हम डेटा को सिक्योरली भेजना चाहते हैं। कोई डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पाए, कोई डेटा को चेंज नहीं कर पाए, तो उसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी, है ना। और डेटा इंटीग्रिटी इसका नाम इसलिए रखा कि ये क्या करेगा हेज में कि आपका जो ओरिजिनल डेटा है उसके आगे हेडर लगा देगा और दोनों को चक्की में पीसेगा और फिर हेज वैल्यू निकालेगा, और जब रिमोट एंड पे जाएगा डेटा तो सेम हेज वैल्यू मिलना चाहिए। अगर किसी ने चेंज कर दी तो समझ लीजिए कि डेटा में चेंज हुआ है। तो यहाँ डेटा के आगे हेडर लग रहा है, तो डेटा के आगे हेडर लग रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब एड कर रहा है डेटा, है ना, जिसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी। और जो ये वो दोनों को हमने हेज किया था, हेडर को डेटा को बना के हमने हेज किया और वो हेज वैल्यू आई, उसको बोलते हैं सर आपका फिंगरप्रिंट। और वो हेज वैल्यू को अगर हमने इंक्रिप्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर, है ना। और सामने वाले के पास जाएगा तो वो डिक्रिप्ट कर लेगा सर, और डिक्रिप्ट करने के बाद फिर से एक बार हेज कर लेगा। हमने वो पैकेट फ्लो देखा था फिर। और हेज के लिए सर दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक होता है MD5 और एक SHA, है ना। MD5 का मतलब कम और उसके ऊपर 6, 7, 8, 9 जितना भी चलता जाए, मतलब ज्यादा बीट लग रही है उसमें, ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे SHA-1, SHA-2, SHA-3 तो उसकी बीट गूगल पे सर्च कर लेना, मुझे तो याद नहीं है। SHA-1 मतलब कम सिक्योर, SHA-2 मतलब ज्यादा सिक्योर, है ना। ऐसा जितना बढ़ता जाएगा ना नंबर उतना ज्यादा सिक्योर होगा वो। तो दोनों के दोनों किसके लिए यूज होते हैं? हेज वैल्यू के लिए, हेज के लिए यूज होते हैं, डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज होते हैं MD5 और SHA। फिर हमने देखा था कि VPN, है ना सर। VPN मतलब हमने देखा था सर, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। इंक्रिप्शन के लिए हम 3 प्रोटोकॉल यूज किए थे, DS, 3DS, AES। फिर हमने की एक्सचेंज करने के लिए 2 प्रोटोकॉल पढ़े, MD5 एंड SHA। फिर उसके बाद में हमने 2 प्रोटोकॉल की एक्सचेंज करने के लिए हमने डेफी-हेलमैन और RSA पढ़ा, और हेज के लिए हमने 2 पढ़े, MD5 और SHA। मतलब अभी तक हमने 3 प्रोटोकॉल उसमें पढ़े इंक्रिप्शन के लिए, है ना, DS, 3DS, AES। की एक्सचेंज करने के लिए 2 प्रोटोकॉल पढ़े, डेफी-हेलमैन और डेफी-हेलमैन और RSA की एक्सचेंज करने के लिए। और 2 प्रोटोकॉल फिर हमने पढ़े हेज के लिए, डेटा इंटीग्रिटी के लिए, उसका नाम है MD5 और SHA। फिर उसके बाद हम चले गए थे सर VPN पे। VPN क्या करता है? इट इज प्रोवाइड द प्राइवेट कनेक्टिविटी ओवर द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड द VPN। और VPN हमें 4 टाइप की सर्विस देता है। आपका ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर नेम पासवर्ड हमेशा पूछेगा। डेटा इंटीग्रिटी मतलब कोई डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पाए, कोई डेटा को चेंज नहीं कर पाए, है ना सर। उसको हम कैसे अचीव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हेज डेटा इंटीग्रिटी। एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कोई डेटा को देख नहीं पाए, कोई डेटा को सी नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम इंक्रिप्शन यूज करते हैं। और इंक्रिप्शन के लिए हम यूज करते हैं सर अभी पढ़ा था ना सर, DS, 3DS और AES, ये 3 प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन के लिए यूज होते हैं। और एक था, चौथा था रिप्लाई प्रोटेक्शन। रिप्लाई प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि कोई डेटा को जो अटैकर है वो डुप्लीकेट फ्रेम भेजेगा रिसीवर को, तो रिसीवर ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा कि जेन्युइन यूजर का पैकेट कौन सा है और अटैकर का पैकेट कौन सा है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेफी-हेलमैन, CA और आपका PKI और RSA रिप्लाई प्रोटेक्शन के लिए।
ये 4 सर्विस वीपीएन प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद हमने आईपीसेक का टनल यूज किया था, है ना सर। आईपीसेक का टनल आज कुछ पढ़ाना तो है नहीं, रिवाइज ही करना है। एक चेयर पे बैठ जाता हूं। देखिए सर, फिर इसके बाद हमने क्या देखा था कि इसके बाद हमने देखा था सर कि पीके सॉरी अपना कहां तक चले गए थे हम, हाँ 3 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है ना सर, 4 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर हम टनल में घुस गए थे सर, है ना, आईपीसेक। तो आईपीसेक क्या है, एक फ्रेमवर्क है, प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि आईपीसेक के अंदर बहुत सारे उसके नौकर है। आईपीसेक मालिक है, तो जो मालिक है उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो आईपीसेक इज द फ्रेमवर्क, नॉट अ प्रोटोकॉल। तो आईपीसेक क्या करता है, उसके अंदर टनल बनाने के लिए प्रोटोकॉल यूज करता है, 2 प्रोटोकॉल यूज करता है टनल बनाने के लिए, ईएसपी और एएच। उससे पहले हमने पढ़ा था टनल क्या है। तो टनल क्या है, इट इज अ हेडर विच इज हाइड द डेटा। जो डेटा को हाइड कर देता है उसको हम टनल बोलते हैं, है ना। तो टनल क्या है, इट इज अ हेडर विच इज हाइड द डेटा। और टनल के अंदर हमने 2 प्रोटोकॉल देखे थे, ईएसपी और एएच। ईएसपी क्या करता है सर हमारा, ईएसपी प्रोटोकॉल सर हमें इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है और एएच प्रोवाइड नहीं करता। ईएसपी कहाँ यूज होता है सर, आपका आईपीसेक यूज करता है, और एएच जीआरई यूज करता है सर। या भी नेक्स्ट संडे जो 2 क्लास होगी जिसमें मैं ये पढ़ाऊंगा जीआरई, है ना। जीआरई मतलब उसमें डीएम वीपीएन पढ़ाऊंगा, डीएम वीपीएन जीआरई यूज करता है। तो उसमें जीआरई पढ़ाऊंगा, तो उसमें जीआरई हम डीप में पढ़ेंगे, एमजीआरई पढ़ेंगे। तो एएच में इंक्रिप्शन नहीं होता, इसके लिए आईपीसेक उसको यूज नहीं करता। आईपीसेक ईएसपी यूज करता है। और एएच का एक एडवांटेज यह है कि वो राउटिंग सपोर्ट करता है। राउटिंग का मतलब ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, और राउटेड प्रोटोकॉल भी सपोर्ट करता है। आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 भी सपोर्ट करता है जीआरई, मतलब ये आपका एएच। लेकिन ईएसपी क्या करता है, स्टैटिक राउट और बीजीपी सपोर्ट करता है। ईएसपी मतलब आईपीसेक में चलाना है आईपीसेक का प्रोटोकॉल, तो आईपीसेक अगर टनल बनाना है तो या तो स्टैटिक राउट चाहिए या बीजीपी चाहिए। ओएसपी या ईआईजीआरपी सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था सर इसमें कि जीआरई हमारा जीआरई अच्छा नहीं है, ईएसपी अच्छा है। तो हम तो टनल पढ़ने जा रहे थे, आईपीसेक का टनल पढ़ने जा रहे थे, तो हम तो ईएसपी पढ़ेंगे। तो हम ईएसपी के अंदर घुसे थे। ईएसपी के हमने 2 मॉड देखे थे, एक ट्रांसपेरेंट मॉड देखा था, एक टनल मॉड देखा था। तो ट्रांसपेरेंट मॉड में सिर्फ लेयर 4 तक ही इंक्रिप्शन होता है, लेयर 4 तक ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन टनल मॉड में क्या होगा, लेयर 3 भी हाइड कर देगा, मतलब आपके प्राइवेट आईपी भी हाइड हो जाएंगे और आगे पब्लिक आईपी लगेंगे। तो टनल मॉड में हम नेटिंग भी कर सकते हैं, वीपीएन भी बना सकते हैं, है ना, दोनों सपोर्ट होगा, क्योंकि प्राइवेट आईपी हाइड हो गए, अंदर आ गए, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वीपीएन टनल, है ना सर। क्योंकि टनल में हम ये ज्यादा यूज करते हैं टनल मॉड, है ना सर, क्योंकि इसमें हम एएच प्लस ईएसपी भी यूज कर लेते हैं। इसमें एएच प्लस ईएसपी, है ना, उसमें आगे न्यू हेडर लगा देता है पब्लिक आईपी के लिए, और प्राइवेट आईपी हमारे सारे क्या हो जाते हैं, हाइट हो जाते हैं, है ना सर। तो हम टनल मॉड यूज करते हैं। हम टनल मॉड यूज करते हैं मैक्सिमम। फिर उसके बाद हमने देखा था सर कि एक ट्रांसपेरेंट मॉड, एक टनल मॉड देख लिया। मतलब फेज 2 में 2 मॉड होते हैं, ट्रांसपेरेंट मॉड और टनल मॉड। कोई अगर इंटरव्यू में पूछता है कि फेज 2 के मॉड बताओ, तो 2 मॉड होते हैं, ट्रांसपेरेंट मॉड एंड टनल मॉड। फिर उसके बाद हमने देखा था सर फेज 2 चालू किया था हमने, है ना, फेज 2। तो फेज 2 का नाम है ट्रांसफॉर्म सेट। और फेज 2 में हम क्या करते हैं सर, डेटा के लिए वो होता है, डेटा प्लेन के लिए होता है सर, वो डेटा रियल डेटा एक्सचेंज होता है ना। कंट्रोल प्लेन के लिए फेज 1 है, लेकिन हम पहले फेज 2 पढ़ते हैं, बाद में फेज 1 पढ़ते हैं। तो फेज 2 क्या है सर, फेज 2 में हमने 6 पैरामीटर एक्सचेंज करे थे टनल बनाने के लिए, है ना। वो डेटा के लिए यूज होंगे सर, डेटा एक्सचेंज करने के लिए फेज 2। तो 6 पैरामीटर में हमने 6 में सबसे पहले इंक्रिप्शन के लिए डीएस, 3DS, एईएस। फिर उसके बाद हेल्थ के लिए MD5 SHA, है ना। इस एंड पे जो है सामने वाले एंड पे भी सेम ही होना चाहिए सर।
अगर वहां अलग हो गया तो डिफरेंस हो जाएगा। दोनों तरफ सेम होना चाहिए। इस तरफ अगर डीएस है तो उधर भी डीएस, इस तरफ अगर MD5 है तो उस तरफ भी MD5, दोनों तरफ पैरामीटर शुड भी सेम होना चाहिए। फिर तीसरा पैरामीटर हमने देखा था ऑथेंटिकेशन, है ना। ऑथेंटिकेशन में ये प्री शेयर्ड की यूज करता है। फिर उसके बाद चौथा पैरामीटर हमने देखा था लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब हमारा टनल कितनी देर के लिए अप होना चाहिए, वो सेकंड्स में भी होता है और बाइट्स में भी हम डिसाइड कर सकते हैं। कितने बाइट एक्सचेंज हो उसके बाद टनल ऑटोमेटिक डाउन हो जाए, या इतने टाइम के बाद टनल मेरा रिफ्रेश हो एक बार, है ना। तो बाइट्स के फॉर्म में भी रहता है, सेकंड्स के फॉर्म में भी रहता है। और पांचवा पैरामीटर था इसमें ESP प्रोटोकॉल, मतलब टनल प्रोटोकॉल। टनल में इस तरफ ESP है तो सामने वाले की तरफ भी ESP होना चाहिए, इधर AH है तो उधर भी H होना चाहिए। और पांचवा छठा चीज था ऑप्शनल था, उसको बोलते हैं PFS, है ना। परफेक्ट, मैं हमेशा इसका फुल फॉर्म बोलता हूँ, परफेक्ट फॉरवर्डिंग सीक्वेंसी कुछ है। तो PFS में क्या होगा कि इसमें जो प्राइवेट की जाएगी वो प्राइवेट की हर बार नई नई लग के जाएगी, हर बार चेंज होके जाएगी। अगर अटैकर ने एक पैकेट हैक कर लिया तो वो आगे के पैकेट हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें दो की लग रही है, एक प्राइवेट की एक पब्लिक की, है ना। तो प्राइवेट की हर बार क्या होगा, सेंडर के प्राइवेट की हर बार नई होके लग के जाएगी। तो अटैकर एक पैकेट हैक कर लिया तो ओन वर्स पैकेट हैक नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन अगर PFS इनेबल किया तो बैकेंड में डेफिनेटली डेफी एलिमेंट चलने लग जाएगा, है ना, क्योंकि दो की तो डेफी एलिमेंट ही लगाता है, तो इसके लिए ऑप्शनल है। अगर बैंकिंग वेबसाइट है तो PFS डेफिनेटली इनेबल करो, वहां ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन अगर छोटा मोटा ऐसा ही कुछ एक्सेस करना है, कुछ करना है, तो PFS डिसेबल कर दो सर, क्योंकि अननेसेसरी का CPU मेमोरी लोड यूज होगा। तो ये ऑप्शनल है PFS। फिर उसके बाद हमने देखा था सर कि ये फेज 2 के जो 6 पैरामीटर है, इनको भी तो हमें उधर भेजना है ना। तो इनको भेजने के लिए हम क्या करेंगे, इनको अगर हमें भेजना है तो उसके लिए हमें फेज 1 बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें वो प्री शेयर्ड की भी तो भेजनी पड़ेगी, है ना। तो प्री शेयर्ड की को एक्सचेंज करना है दूसरी तरफ, तो उसके लिए हम फेज 1 बनाएंगे। फेज 1 किसके लिए यूज होता है, की एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है, कंट्रोल प्लेन के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लेन मतलब की हो गई, की एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है फेज 1। और फेज 1 का नाम है IKE, इंटरनेट की एक्सचेंज, उसका नाम ही इंटरनेट की एक्सचेंज मतलब IKE, है ना। IKE फेज 1 का नाम है। और IKE के भी 2 वर्जन है ना सर, वो पढ़े थे हमने। दोनों तरफ सेम की है, एक ही की लगी है, दोनों तरफ कॉमन की है, तो उसको IKE वर्जन 1 बोलते हैं। IKE वर्जन 1 में हमें 2 की कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, एक तरफ मेरी खुद की और रिमोट वाले की अलग की वो डालनी पड़ेगी, रिमोट एंड की, वहां खुद की और रिमोट एंड 2 की कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है IKE वर्जन 2 में। IKE वर्जन 1 में एक ही की कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये टनल जो फेज 1 का टनल बनेगा, इसमें भी 6 पैरामीटर एक्सचेंज होंगे, वही जो हमारा VPN का कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन में क्या होना चाहिए, DS 3DS AES। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में दोनों तरफ पब्लिक की प्राइवेट की एक्सचेंज होगी, है ना, पब्लिक की एक्सचेंज होगी। फिर उसके बाद में थर्ड पे था सर आपका हेज, हेज में MD5 SAH दोनों तरफ कॉमन होना चाहिए, डेटा इंटीग्रिटी। चौथा था सर आपका रिप्लाई प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पर आपको की सिक्योरली भेजना है तो डेफी एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। तो इस तरफ अगर ग्रुप 1 है तो उस तरफ भी ग्रुप 1 होना चाहिए, डेफी एलिमेंट को ग्रुप नाम भी बोलते हैं। और छठी चीज थी सर इसमें नॉन्स, है ना सर। एक लाइफ टाइम था, लाइफ टाइम भी उसमें भी था, इसमें भी है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब टनल कितनी देर तक अप होना चाहिए फेज 2 का, या सॉरी फेज 1 का, वो लाइफ टाइम रहेगा। ये टाइम्स में भी रहेगा, बीट्स में भी रहेगा। और छठी चीज थी सर इसमें नॉन्स। नॉन्स का मतलब क्या होगा कि एक रैंडम नंबर जो दोनों तरफ हेज जनरेट करने का काम करता है ना, वो रैंडम नंबर होगा नॉन्स। तो 6 पैरामीटर जाते हैं सर इसमें भी, है ना। अब ये 6 पैरामीटर सर क्या होते हैं, 2 मॉड में एक्सचेंज होते हैं। मतलब इसके लिए भी फेज 1 के लिए भी 2 मॉड है, मेन मॉड और एग्रेसिव मॉड। फेज 2 के लिए भी 2 मॉड थे, ट्रांसपेरेंट मॉड और टनल मॉड। फेज 1 के लिए भी 2 मॉड है, मेन मॉड और एग्रेसिव मॉड। मेन मॉड में 6 पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं,
जो कि साइड टू साइड वीपीएन में यूज होता है। मेन मोड साइड टू साइड वीपीएन में 6 पैरामीटर एक्सचेंज करता है और एग्रेसिव मोड सिर्फ 3 पैरामीटर एक्सचेंज करता है, जो रिमोट वीपीएन में यूज होता है। लेकिन ये 6 पैरामीटर एक्सचेंज करता है, इसके लिए फास्ट है एग्रेसिव मोड, और मेन मोड क्या है, स्लो है, क्योंकि 6 पैरामीटर एक्सचेंज करता है। और एग्रेसिव मोड 3 पैरामीटर एक्सचेंज करता है, इसके लिए फास्ट है। और एग्रेसिव मोड में ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, तो इसके लिए हम यूजर नेम पासवर्ड यूज कर लेते हैं, है ना। वहां पर यूजर नेम पासवर्ड यूज करना जरूरी है, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड उसमें कंपलसरी है सर, है ना। फिर उसके बाद में हमने देखा था, तभी तो हम वीपीएन बनाते हैं, तो हमें यूजर नेम पासवर्ड पूछता है ना। वो एग्रेसिव मोड में यूज होता है, रिमोट वीपीएन में। फिर उसके बाद ये 6 पैरामीटर ये पढ़ लिए थे, मेन मोड, एग्रेसिव मोड। फिर हमने देखा था कि मेन मोड में ये 6 मैसेज जो एक्सचेंज होते हैं, ये 3 पेयर में एक्सचेंज होते हैं। पहले पेयर में क्या होता है, पहले पेयर में आपका ऐसे जाता है, आईसेक जाता है, उसमें वो कैसे में सेव कर लेता है, मैंने उसको अलग से पढ़ाया था ऐसे को। फिर दूसरे पेयर में हमने देखा था कि डेफी एलिमेंट और नॉन जाता है, और तीसरे पेयर में बाकी बचे हुए सब जाते हैं, ऑथेंटिकेशन, हेज और आपका लाइफ टाइम, ये बचे हुए जितने नॉन, सॉरी लाइफ टाइम, नॉन तो दूसरे में ही चला गया था, डेफी एलिमेंट और नॉन दूसरे में जाता है, बचे हुए 4 पैरामीटर सब तीसरे में जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद हमने देखा था कि जो इसमें पेयर 1 में जो जाता है, जिसका नाम है एसे, है ना सर, जिसको आईसेक एमपी बोलते हैं, है ना। आईसेक एमपी पढ़ा था, तो आईसेक एमपी क्या होता है, फर्स्ट टाइम में जितने भी प्रपोजल हैं, मतलब मल्टीपल प्रपोजल सेंड करता है सामने वाले को, उसमें जिस पर भी एग्री हो जाता है, वो प्रपोजल को क्या करता है, उस पर वीपीएन आप कर लेता है। और अगर उसका लाइफ टाइम डिफाइन 8 घंटा, तो 8 आवर्स के बाद जैसे रिफ्रेश होगा और फिर से आप आएगा, तो सारे पैरामीटर एक्सचेंज नहीं करता, सारी पॉलिसी एक्सचेंज नहीं करता, जिस पॉलिसी पे आप हुआ था उसको कैसे में सेव कर लेता है, तो नेक्स्ट टाइम उसी पॉलिसी पर आप हो जाता है, सिर्फ की एक्सचेंज करता है, तो उससे वीपीएन फटाक से आप आ जाता है ना। तो उसके लिए हमने पढ़ा था सर आईसेक एमपी, है ना। ये एक क्या है, एल्गोरिदम है, एक प्रोटोकॉल है, जो फर्स्ट टाइम मल्टीपल प्रपोजल सेंड करता है, और जिस प्रपोजल पे आप हुआ उसको कैसे में सेव कर लेता है, और ओन वर्ड्स क्या करता है, जब फिर से अगर आप आया वीपीएन, तो सिर्फ की एक्सचेंज करता है, बाकी के पैरामीटर एक्सचेंज नहीं करता, और उसी पैरामीटर पे आप हो जाता है ना। तो ये हमने देखा था सर ऐसे का। फिर इसके बाद हमने देखा था सर, कुर्सी पे बैठने पे हाँ आलस आती है, नींद आती है। फिर उसके बाद में हमने देखा था सर ऐसे के बाद में ऐसे पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक और अनइंटरेस्टिंग ट्रैफिक पढ़ा था, जो एक सर कल इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछ रहे थे, लोकेश सर। इंटरेस्टिंग में क्या होगा सर, कि जिस ट्रैफिक को टनल से ले जाना है उसको इंटरेस्टिंग में डालना पड़ेगा। उसके लिए ऐसे फायरवॉल में एसीएल बनानी पड़ती है, जिसको टनल से निकालना है, और पालो अल्टो में उसको प्रॉक्सी आईपीस करके डालते हैं हम उसके अंदर, है ना। मैंने वो वीडियो भी शेयर किया आपके साथ स्टैटिक नेट का। तो प्रॉक्सीज आईपी के थ्रू हम प्राइवेट आईपी एक्सचेंज करते हैं। तो जो आईपी टनल से जाएंगे उनको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक बोलते हैं, और जो इंटरनेट का ट्रैफिक होता है जिसको टनल में नहीं डालना होता है उसको अनइंटरेस्टिंग ट्रैफिक बोलते हैं, है ना। तो 2 टाइप के ट्रैफिक पढ़े थे, इंटरेस्टिंग एंड अनइंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद हम सीधा मूव कर गए थे सर, इसके बाद में हम कहाँ गए थे, प्रैक्टिकल पे गए थे ना सर। प्रैक्टिकल पे गए थे, यहाँ साइड टू साइड वीपीएन का टनल बनाया था हमने, है ना। टनल बनाया था और उसको अप किया था, और वो ऐसे का कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था, है ना। और आईपीसेक का कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था उसमें पूरा। फिर उसके बाद में हमने देखा था सर कि इसके बाद में हमने उस पर ट्रबल शूटिंग देखी थी, है ना सर। तो ट्रबल शूटिंग में सबसे पहले पब्लिक आईपी को पिंग करना है। पब्लिक आईपी पिंग हो गया तो हमें आगे ट्रबल शूटिंग चालू करना है। फेज 1 को चेक करना है ना, फेज 1 आप आ रहा है कि नहीं, है ना। फेज 1 में सर मैक्सिमम ट्रबल शूटिंग क्या होती है, मैसेज टाइप पे होती है ना। कौन कौन से मैसेज टाइप हो रहे हैं उसमें, तो उसमें हमने देखा था मैसेज 1 में तो वही चेंज होता है ऐसे। मैसेज 2 में और मैसेज 3 में, मैसेज 2 और मैसेज 3 में आपकी
वो एक्सचेंज होती है, क्या बोलते हैं उसको, मैसेज 2 में हमने पढ़ा था ना सर, मैसेज 2 और मैसेज 3 में हमारा वो क्या बोलते हैं, मैसेज 2 पीएसके तो हमारी मैसेज 3 4 और सॉरी हाँ 4 5 और 6 में चलता है पीएसके, और मैसेज 2 और 3 में हमारा बाकी के पैरामीटर चलते हैं ना सर। बाकी के पैरामीटर अगर मिसमैच होते हैं, ऑथेंटिकेशन है ये वो, है ना, तो मैसेज 2 और 3 में अटक जाता है। और अगर पीएसके मिसमैच होती है तो ये उसके लिए तीन मैसेज पड़े थे, 4 5 और 6, है ना सर। फिर उसके बाद में हमने देखा था सर कि ये फेज 1 की ट्रबल शूटिंग देखी थी। फिर उसके बाद में हमने फेज 2 में क्या देखा था, अगर फेज 2 अप नहीं आ रहा है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से या तो एसीएल कॉल नहीं है, अगर अप नहीं आ रहा है तो पैरामीटर मिसमैच है। अप आने के बाद में अगर ट्रैफिक इंक्रिप्ट होके नहीं जा रहा है तो या तो नेट रूल में मिसमैचिंग है, नेट रूल भी कॉल होता है फेज 2 में, तो या तो नेट रूल कॉल नहीं है या हमारा नेट रूल कॉन्फ़िगर नहीं है, सही से नहीं है, या एसीएल उसमें कॉल नहीं है प्रॉपर, मतलब जो प्रॉक्सीज आईपी है वो प्रॉपर कॉल नहीं है ना सर। तो ये हमने फेज 2 में देखा था। फिर उसके बाद हमने रिमोट वीपीएन चालू किया था। रिमोट वीपीएन में हमारा पब्लिक आईपी वेरी करता है सर, चेंज होता रहता है ना। पब्लिक आईपी वेरी करे तो उसको बोलते हैं रिमोट वीपीएन, और दोनों तरफ अगर आईपी फिक्स है तो उसको साइट टू साइट वीपीएन बोलते हैं। और हेड ऑफिस में आईपी फिक्स है लेकिन ब्रांच ऑफिस में हमारे आईपी वेरी कर रहे हैं, अलग अलग चेंज हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिमोट वीपीएन। और रिमोट वीपीएन में हमने देखा था सर कि रिमोट वीपीएन में जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर हम पालो अल्टो पे डाल लेते हैं, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है वो और ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है सर। तो सॉफ्टवेयर हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है पीसी के अंदर, है ना सर। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर डालते हैं उसके अंदर, है ना। और वो सॉफ्टवेयर का नाम है सर ग्लोबल प्रोटेक्ट। इसके लिए पालो अल्टो का रिमोट वीपीएन का नाम है ग्लोबल प्रोटेक्ट, और वो ग्लोबल प्रोटेक्ट इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है ना, और सारी सर्विस अलाउ करके देता है ना, सारी सर्विसेज अलाउ होती है रिमोट वीपीएन में। फिर उसके बाद हमने देखा था रिमोट वीपीएन वर्क फ्रॉम होम और ऐसी जगह काम में आता है। फिर रिमोट वीपीएन हो जाने के बाद में हमने सर रिमोट वीपीएन हो जाने के बाद में हमने और कोई टॉपिक नहीं देखा था, हमने सीधा आ गए थे सर लास्ट क्लास में जो हमने ये पढ़ा था पैकेट फ्लो। सर और कोई टॉपिक देखा था क्या रिमोट वीपीएन के बाद में? नहीं देखा ना। अच्छा पेनोरामा देखा था, है ना। पेनोरामा क्या करता है सर, मल्टीपल पालो अल्टोस को हैंडल करने के लिए, उनका मैनेजमेंट कंट्रोल प्लेन हैंडल करने के लिए हम पेनोरामा यूज करते हैं। पेनोरामा से हम कॉन्फ़िगरेशन पुश करते हैं सारे पालो अल्टोज में, है ना। उसकी राउटिंग का काम नहीं करते, मतलब मैनेजमेंट प्लेन जैसा काम जो है वो कौन करेगा, पेनोरामा। कॉन्फ़िगरेशन पुश करेगा, पॉलिसी वॉलिसी सब मेंटेन करेगा पेनोरामा। और पेनोरामा में और पालो अल्टो में यही डिफरेंस है कि जब उसको कमिट करते हैं तो एक एक पालो अल्टो को सिलेक्ट कर करके हमें सिलेक्ट करना पड़ता है किस पालो अल्टो में कॉन्फ़िगरेशन डालना है पेनोरामा में। वो एक टेप एक्स्ट्रा होता है कमिट के टाइम पे, कमिट करते हैं वहां पर आता है वो। और पहले कमिट पेनोरामा में होता है, फिर उसके बाद पुश कॉन्फ़िगरेशन टू डिवाइस। तो उसमें पहला ऑप्शन होगा कमिट कॉन्फ़िगरेशन ऑन पालो अल्टोज, सॉरी कमिट कॉन्फ़िगरेशन इन पेनोरामा। उस ऑप्शन पे क्लिक करना, पेनोरामा में कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, फिर पुश टू द डिवाइस, फिर डिवाइस को पुश होगा अलग अलग। तो पेनोरामा मल्टीपल पालो अल्टोस को क्या करता है, हैंडल करता है, उसका मैनेजमेंट प्लेन हैंडल करता है, सबको रिमोटली मैनेज करता है ना। मतलब उसमें राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन का काम पेनोरामा नहीं करता, वो तो बेसिक पालो अल्टो के अंदर ही होगा राउटिंग मतलब उसका कंट्रोल प्लेन वही है उनके पास, डेटा प्लेन भी वही है उनके पास, सिर्फ मैनेजमेंट प्लेन पेनोरामा करेगा। फिर उसके बाद हमने देखा था सर कि इसके बाद में हम सीधा मूव कर गए थे सर लास्ट क्लास में पैकेट फ्लो में। तो पैकेट फ्लो हमने पढ़ा था सर वो, है ना। तो सबसे पहले पालो अल्टो लेयर 3 पैकेट खोलता है, फिर लेयर 4 पैकेट खोलता है, फिर उसके बाद लेयर 7 पैकेट खोलता है, और सबसे आखिरी में डेटा के कंटेंट चेक करता है सर, है ना सर। डेटा के अंदर के कंटेंट चेक करता है ना। तो उसको अलग अलग हमने तरीके से पढ़ा था सर। यहाँ पर पहले इसमें वो था आपका सोर्स जो देखेगा, फिर उसके बाद में क्या देखेगा सर, पहले इसमें आपका प्रोसेस क्या नाम है उसका, इनिशियल प्रोसेस, है ना सर।
इनिशियल प्रोसेस में वो क्या करेगा, सोर्स जोन देखेगा, राउट लुकअप करेगा, डेस्टिनेशन जोन देखेगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट चेक करेगा। दूसरे इसमें लेयर 4 में, उस लेयर 4 का नाम है सर यहाँ पर पोस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी। उसके अंदर क्या करेगा, अलाउ पोर्ट देखेगा, अलाउ पोर्ट देखने के बाद में वो क्या करेगा, अगर ऑलरेडी सेशन क्रिएट है तो सेशन क्रिएट करके पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। इसको बोलते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग, फास्ट पाथ। फास्ट पाथ का मतलब सेशन ऑलरेडी क्रिएट है तो डेटा भेज देगा। अगर पहली बार पैकेट आ रहा है तो स्लो पाथ में जाएगा। स्लो पाथ का मतलब अब वो लेयर 4 से आगे घुसेगा, लेयर 7 चेक करेगा, एप्लीकेशन उसका नाम है लेयर 7 का। तो एप्लीकेशन के अंदर वो क्या करेगा, आपके अलाउ सॉरी उसमें एप्लीकेशन में वो क्या करेगा, जो ट्रैफिक इंक्रिप्ट हो क्या आया है, इंक्रिप्ट ट्रैफिक चेक करेगा। इंक्रिप्ट ट्रैफिक चेक करने के बाद में वो क्या करेगा, दूसरे नंबर पे वो डिक्रिप्ट पॉलिसी करेगा, पैकेट को खोलेगा, अंदर सब चेक करेगा। पैकेट अंदर खोलने के बाद में उसमें अपने तरफ से कुछ पॉलिसी ऐड करेगा, एनफोर्स करेगा, ताकि वो उसको कैटेगरी में डिवाइड कर सके। तो कुछ पॉलिसी एनफोर्स करेगा और फिर FID में सर्च करेगा कि किस कैटेगरी में आता है ये पैकेट। फिर उसके बाद में लेयर 7 चेक हो जाने के बाद में डेटा के अंदर के कंटेंट भी चेक करेगा। तो डेटा के अंदर कंटेंट चेक करने के लिए वो आ जाएगा सर हमारा इसमें सिक्योरिटी पॉलिसी में आ जाएगा। सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते हैं डेटा कंटेंट। डेटा के अंदर के कंटेंट चेक करने को सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते हैं। उसके अंदर प्रोफाइल चेक करेगा, सबसे पहले पॉलिसी चेक करेगा और प्रोफाइल चेक करेगा। फिर डेटा कंटेंट चेक हो जाने के बाद में वो क्या करेगा, सबको वापस पैकिंग करेगा, है ना। पैकिंग करने के बाद में वो क्या करेगा, पैकिंग करने के बाद में वो उसमें पोस्ट सिक्योरिटी प्रोसेस में आएगा, मतलब वो पैकिंग कर रहा है, वहां डिक्रिप्ट करेगा, ट्रैफिक जो इंक्रिप्ट किया था उसको री इंक्रिप्ट करेगा, री इंक्रिप्ट करने के बाद में उसको नेट करेगा, नेट करके पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा सर। ये पूरा पालो अल्टो का रिवाइज हो गया सर, है ना। मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ।